सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वास्तु क्या है? क्यों इसका मतलब किस तरीके से इसकी खोज की गई है एंड क्यों लोग इसे यूज़ करते हैं? आज के टाइम में आपको पता है कि क्यों लोग इसके ज़्यादा इतनी ज़्यादा आकर्षण हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ ये है, जो फैक्ट है आज के टाइम में, वैदिक जो रेमेडीज़ होती है, आप वैदिक समझ लीजिए, लाल किताब समझ लीजिए, केपी समझ लीजिए, किसी भी चीज़ से अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर रेमेडी करते हैं, तो लोग आजकल कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। हर किसी को स्टोन सूट नहीं करता है एंड इसीलिए क्या होता है कि लोग अपनी पूजा पाठ या फिर 40 जैसे लाल किताब की रेमेडीज तभी काम करती है जब 43 डेज तक आप उसको कंटिन्यू करो, नहीं तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। वो पर्सन आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, एवरी वन इज टू मच बिजी। इसीलिए क्या होता है, वास्तु इतना ज़्यादा आज के ज़माने में, और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा है। विद इन 24 और 48 आवर्स अगर आप सही तरीके से वास्तु करो, या फिर जो अपनी महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उसकी भी अगर आप सही तरीके से वास्तु करोगे, तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर अच्छा इफ़ेक्ट भी मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वास्तु से इंसान बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकता है। आज अगर आप एक अच्छे वास्तुकार हो, तो आप एक नॉर्मल फ्लैट विज़िट करने के लिए भी आपको 10 टू 15,000 ज़रूर मिलता है। और अगर आप फैक्ट्रीज़ विज़िट करते हो, तो आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपीज़ ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए आजकल लोग वास्तु को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए और आप इससे लोगों को इस इफ़ेक्ट भी अच्छा मिलना चाहिए। इसीलिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। हर डायरेक्शन की क्या डिग्री है, हम इस बारे में जानेंगे। तो अगर हम आज की क्लास को अच्छे से नहीं समझ पाएँगे, तो आगे हमें 16 डायरेक्शंस निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं ये इसीलिए मैंने आज ग्रुप में भी मैसेज किया था कि सभी लोग आज की क्लास ज़रूर अटेंड करें और इस क्लास को बहुत ही अच्छे से समझें। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है। देखिए, आप लोग बीच में कोई नहीं बोलेंगे, हम एक पीडीएफ कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट मैं आप लोगों से पूछूंगी, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो हम मैं उसका रिप्लाई करूंगी। फिर हम सेकंड पीडीएफ में जाएंगे। तो प्लीज आप लोग बीच में सवाल करने से क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रैक हिल जाता है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग अपना फर्स्ट पीडीएफ स्टार्ट करते हैं। वास्तुशास्त्र क्या है? कहा जाता है कि संसार में पहले जल ही जल था। परमात्मा ने जब मानसिक सृष्टि की तो जल में कई प्रकार के आकार पैदा हो गए थे, कि जिससे मानसिक दृष्टि सृष्टि के साथ साथ थोड़ी बहुत भौतिक सृष्टि भी, जिसके फलस्वरूप बहुत सी वस्तुएं अपने अनेक रूपों में पैदा हुई। वास्तव में हमारे देश में वस्तु शब्द किसी भी चीज के लिए प्रयोग में आ सकता है जो अपने आप में अकेली हो, किंतु जब हम कुछ चीजों को मिलाकर एक विशेष रूप बना लेते हैं, तो उसे वास्तु कहा जाता है। होप सो आप सबको दिख रहा होगा ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ जी। ओके। वास्तव में वास्तु शब्द वस्तु से ही पैदा हुआ है। कहा जाता है कि वस्तु और वस्तु में बदलने के लिए वास्तुकारों की जरूरत पड़ी। कुछ तो वास्तु क्या है, जब भी कोई चीज का शेप बन जाए, वही एक चीज वास्तु है ना। शेप, कैसा शेप बन जाए, जब वो एक घर बन जाए। जब हमने किसी को घर बना दिया, एक खाली जमीन थी, जब मैंने उसे घर बना दिया, तो उसमें वास्तु हुआ। जब हमने उसे फैक्ट्री बना दी, तो वो एक वास्तु हुआ। जब हमने वहां पे कोई टॉयलेट बना दिया, हमने किसी चीज को जब शेप दे दिया, तब हमारा वो वास्तु का जन्म हो गया। यानी कि नहीं, एक से अधिक चीजों वास्तुओं को जोड़कर वास्तु कहलाता है। हम पत्थर को वस्तु कहते हैं, लोहे को वस्तु कहते हैं, मिट्टी को वस्तु कहते हैं, किंतु जब कोई वास्तुकार उन सबको अपने हुनर के साथ किसी विशेष रूप में बदल देता है, तो वही एक मकान, मंदिर, घर और राजा का महल अथवा किला बन जाता है। इसे ही हम वास्तु कहते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु का अकेला ही किसी विशेष राजा महाराजा की सहायता के बगैर वस्तु को वास्तव में बदलने में असमर्थ रहता है। वास्तु को जो हमें इतिहास मिलता है, उसके अनुसार विश्वकर्मा ही एक ऐसा सूत्रधार वास्तुकार हुआ जिसने सबसे पहले ऐसा करने की चेष्टा की, और विश्वकर्मा को भी वास्तु निर्माण हेतु एक राजा की जरूरत पड़ी, जिसके द्वारा उसके निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मिलती रही।
तो ऐसा हमें देखा गया है कि वास्तु का जो उत्पत्ति हुई, मतलब जो वास्तु जिसे हम कहते हैं, वो है किसी भी शेप को, मतलब किसी भी चीज़ को एक शेप देना, दैट इज़ कॉल्ड द वास्तु। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग जानने जा रहे हैं, वो है वास्तु देवता, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। जिन ये जानना ही, जिस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि वास्तु देवता के क्या पोजीशन है, एंड वास्तु देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एंड इनके कौन से चारों दिशाओं में कैस 45 देवता कैसे विराजमान होते हैं, और कैसे हमें इनको ट्रीट करना है, उनको वास्तु करना आ जाता है। और जो इंसान ये नहीं समझ पाता है कि वास्तु देवता का अवस्थान कैसा रहता है, उन्हें थोड़ा वास्तु करने में दिक्कत होती है। तो इस शीट को आप अच्छे से समझिए, और इसके बाद में आपका क्वेश्चन लूँगी। देखिए, सबसे आप इस फ़ोटो में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से वास्तु देवता का फेस जो है, वो अपने ईशान कोण की तरफ है। दिख रहा है आप लोगों को? हमेशा हम्म, जब भी कोई एक अच्छा वास्तुकार होगा, तो उस वो ज़रूर ये चीज़ बोलेगा कि हमेशा ईशान कोण में एक जल का लोटा पीतल का होना चाहिए। इससे क्या होता है कि वास्तु देवता के मुँह में हमेशा पानी मिलता रहता है, और हमारे घर के वास्तु, चाहे नॉर्थ ईस्ट का या किसी भी दिशा का, बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। कुछ-कुछ क्लास में ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को नोट्स बताऊँगी, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वास्तु देवता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ये आए, है ना? आज नॉर्मल कोई ये इंसान ये पूछ सकता है ना कि आप वास्तु ही जानते हो, तो पहले ये बताइए कि वास्तु देवता आए कहाँ से? इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि वास्तु देवता कहाँ से आए। वास्तु पुरुष का बहुत बड़ा महत्व है। यह भवन के मुख्य देवता होते हैं। मस्तक ईशान कोण में होता है, एवं जो उनके पैर होते हैं वो नेतृत्व में रहते हैं। दोनों पैरों के पद एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। हाथ और पैर में संध्या आग्नेय और बाएं बाएं में होती है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में दानवों और भगवान शंकर के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शंकर जी के शरीर से एक पसीने की कुछ बूंद जमीन पर गिर पड़ी। बूंदों से आकाश और पृथ्वी को भयभीत कर देने वाला एक प्राणी प्रकट हुआ। यह प्राणी तुरंत देवताओं को मारने लगा। तब सभी देवताओं ने उसे पकड़कर उसका मुंह नीचे करके दबा दिया और उसे शांत करने के लिए वर दिया। सभी शुभ कर्मों में तेरी पूजा होगी। देवों ने उस पुरुष पर वास किया। इसी कारण उनका नाम वास्तु पुरुष पड़ा, और उस महाबली पुरुष को औंधे मुंह गिराकर उस पर सभी देव बैठे हैं। अतः सभी विद्वान पुरुष उसकी पूजा करते हैं। जो व्यक्ति उसकी पूजा नहीं करता, उसे कदम कदम पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही उसकी अकाल मृत्यु होती है। क्या हुआ था, जैसे तो आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। तो जब शंकर भगवान और उस दानवों के बीच में झगड़ा हुआ था, तब वो इतने थक गए थे लोगों से लड़ते-लड़ते कि पसीने की जो बूंद ज़मीन पे गिरी, इससे इतना बड़ा एक पर्सन, मतलब का जन्म हुआ, जिसे वो देवताओं को मारने लगा। तो हमेशा देवताओं को ये डर लगा रहा कि इनको कंट्रोल में करना ही होगा। तभी जो ये हमारे 45 देवता हैं, उन्होंने इसे कंट्रोल किया, और इसे कंट्रोल करते-करते ये वरदान दिया कि जो इंसान अपने घर में आपकी पूजा करेगा, एंड मैं आप लोगों को मंत्र भी दूँगी। आप लोग जितनी जल्दी हो सके उस मंत्र को आप लोग चैट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? वास्तु हमारे घर का कोई भी दिशा में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर आप वास्तु देवता की रोज पूजा करते हैं, और जो मैं आप लोगों को मंत्र प्रोवाइड करूंगी, अगर आप उस मंत्र का चैट करते हो, तो आपको किसी भी डायरेक्शन का बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट नहीं मिलेगा। तब इनको वरदान मिला कि तुम्हारी पूजा सबको ही करेंगे, एंड जो इंसान तुम्हें मानेगा उसकी तरक्की भी होगी। ठीक है। कब कैसे वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है? ग्राम नगर व राजगृह के निर्माण के लिए 64 पद वाले वास्तु पुरुष का पूजन करना जरूरी समझा गया है, और देव मंदिर के निर्माण में 100 पद वाले वास्तु पुरुष का पूजन करना चाहिए। किंतु हम जिस वास्तु शास्त्र की बात करते हैं, उसमें गृह निर्माण से हमारा गहरा संबंध है। इसीलिए गृह निर्माण में 81 पद वाले वास्तु पुरुष का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। यहाँ 81 पद वाले वास्तु पुरुष का नक्शा दिया गया है। गृह निर्माण
निर्माण के प्रारंभ में द्वार बनाने के समय, देव की पूजन एवं मकान बनाकर परिपूर्ण होने पर गृह प्रवेश के समय इन तीनों अवसरों पर वास्तु पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विवाह आदि के समय जुड़ो द्वार तथा बिजली के और अग्नि से जले मकान को फूल बनाने के समय जहाँ स्त्रियां तीज करती हो या रोगी वहां हो और ऐसे अनेक पादों से दूषित घर में पुनः प्रवेश करते समय वास्तु शांति करनी जरूरी होती है। पुत्र जन्म एवं हर प्रकार के यज्ञ के प्रारंभ में वास्तु की पूजा करनी जरूरी होती है। घर के सुख शांति और कल्याण और धन संपत्ति बनाए रखने के लिए, मतलब इन शॉर्ट ये कहना है कि वास्तु पुरुष की अगर आप अपनी लाइफ में पूजा करते हो, और देखिए सबसे अच्छा टाइम मैं बताती हूँ जिनका आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो सुबह 6 से 6:30 उस मंत्र का चैट कीजिएगा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, और अगर पॉसिबल नहीं हो तो शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आप लोग इस मंत्र को चैट कीजिएगा। उसके बाद आप अपने लाइफ का इफेक्ट देखिएगा। इन वास्तु देवता के मंत्र का इस समय में चैट करने का बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है। ये देखिए, ये है इसका मंत्र, इनका मंत्र। ओम नमो नारायण वास्तु रूपाय भूभुरश्वपतये भूप भूप तित्व मेम देहि ददापय स्वाहा। तत्पश्चात आरती करके श्रद्धानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। ये मंत्र अगर कोई आप नया घर ले रहे हो, या फिर आप अपने कोई नया शॉप खरीद रहे हो, या फिर कुछ भी कुछ नए कुछ निर्माण कर रहे हो, तब ये पूजा आप खुद करें या फिर पंडित जी से करवाएं इस मंत्र से। एंड उसके बाद ब्राह्मणों को खाना खिलाएं। इस मंत्र का अपने में ही एक बहुत बड़ा पावर है। ये एक कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है। अगर आप लोग इसको कंटिन्यू 15 to 20 डेज भी करेंगे तो आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 11 टाइम्स इस मंत्र को एवरी डे जरूर पढ़ा जाए। और जो मैंने टाइम बताया है उसमें पढ़ेंगे तो और भी अच्छा इफेक्ट आप लोगों को मिलने लगेगा। उसमें रहने वाले लोगों को सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम लोग ये जानते हैं, हमने अभी तक क्या जाना, हमने ये जाना कि वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि जब वास्तु की उत्पत्ति हो गई, जब वो आकार मिल गया, अब उस आकार को हमें कैसे वास्तु करना है। दूसरी चीज हमने ये जानी कि अगर वो वास्तु का निर्माण ही कैसे हुआ। जब हम लोग इनका वास्तु करेंगे और जो ये 45 देवताज हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, तब हमें ये समझ में आया कि कैसे शिव जी की, मतलब ये क्या हुआ जब शिव जी का ही ये कुछ अंग हुआ। तो आप समझ रहे हो कि इनकी पूजा, ये वास्तु देवता एक शिव जी का ही एक पार्ट है, शिव जी का ही एक अंग है, जिससे आप लोगों को इतनी ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्म स्थान क्या होता है। ब्रह्म स्थान किसी भी भूखंड का केंद्र होता है, जिसे ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना जाता है। ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष की नाभि के आसपास के क्षेत्र, पेट, गुप्ता और जांघों का स्थान है। ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष और भूखंड के फेफड़े और हृदय स्थल का भाग है। अतः इस स्थान को खुला रखना चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए समटाइम्स लोग क्या होते हैं ना, एक बड़ा बड़ा फ्लैट होता है, किसी के यहाँ से कुछ आवाज आ रही है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, किचन की। समटाइम्स क्या होता है ना कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्हें पता नहीं होता है कि जब उनका फ्लैट बनता है, ठीक है, मान लीजिए किसी का पूरा स्क्वायर फ्लैट बना हुआ है, उसके बाद उनको क्या हुआ कि उनका मतलब रूम इस तरीके से डिवाइड किया गया कि उनके बेडरूम का जो टॉयलेट पड़ रहा है वो ब्रह्म स्थान के ही एक पार्ट में पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और वास्तु दोष होता है। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जब 16 डायरेक्शन निकालते हैं तो उस रूम के डायरेक्शंस के टॉयलेट का रिमेडी करने चले जाते हैं। बट ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें ब्रह्म स्थान मतलब बिना कुछ देखे उसे येलो रंग से ट्रीट करना ही होगा, क्योंकि ब्रह्म स्थान अगर किसी तरीके से खराब है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ येलो कलर से होता है। तो हमेशा 16 डायरेक्शन निकालते वक्त और किसी के भी घर का वास्तु करते वक्त सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है उस घर का ब्रह्म स्थान। अगर उस घर का ब्रह्म स्थान स्वस्थ नहीं है, उस घर का ब्रह्म स्थान अगर अच्छा नहीं है और ओपन नहीं है, खुला नहीं है,
तो वहाँ के लोगों को हमेशा लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेगी, चाहे आप कितना भी टॉयलेट का रेमेडीज कर लीजिए, चाहे आप अपने घर के मंदिर का रेमेडीज कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए। समटाइम्स पता है क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको आके बोलेंगे कुछ नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी से, हम तो इतने साल से इतना इतना मंत्र कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बट हमको तो कोई इफेक्ट नहीं मिला। क्यों आपको किसी भी पूजा का इफेक्ट नहीं मिलता है? उसका रीजन भी ब्रह्म स्थान है। जो लोग बहुत-बहुत पूजा करते हैं बट उनको उसका उतना ही भी इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, उसका रीज़न भी ब्रह्म स्थान है। तो ब्रह्म स्थान का मतलब आप समझ रहे हो कितना प्रॉब्लम होता है कि अगर इसमें कट्स आ जाएँ, तो एज़ पर एस्ट्रो वास्तु वहाँ पे केतु एक्टिवेट हो जाता है। तो सोचिए कितना प्रॉब्लम हो जाता है, और केतु का काम ही है चीज़ों को ब्लॉक करना। तो वो आपकी ज़िंदगी के हर सुख और समृद्धि को तो वो वैसे ही ब्लॉक कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ जो अपने वास्तु की आप लोगों की कॉपी है, उसमें बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए कि वास्तु विज़िट करते समय सबसे पहले उस इंसान का ब्रह्म स्थान देखना है। अगर ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसकी रेमेडी करनी है, उसके बाद हमें बाकी डायरेक्शंस निकालने हैं और उसके बारे में काम करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा ब्रह्म स्थान सबसे स्वस्थ और ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ये वर्ड एकदम याद रहे आप लोग को, ब्रह्म स्थान ओपन होना चाहिए, वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो वहां पे जो भी चीज हो उसको हटाई ही जाए, नहीं तो उतने पूरे प्लेस में येलो कलर होगा। ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है। चलिए अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं। वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों में निम्न देवता बैठे होते हैं। ये अपने लोगों के बॉडी का अंग है, जिसमें अभी आप लोगों को ये 45 देवताओं के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए जस्ट मैं इसे रीड कर रही हूँ। जब आप लोग 45 देवता के बारे में जान जाएंगे, तब आपके बॉडी पार्ट में भी इनका इतना इफेक्ट है कि अगर इन देवताओं में किसी तरीके से प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारा बॉडी का वो पार्ट ऑटोमेटिक खराब होने लगता है। और जब भी कोई आदमी आपके पास आके बोलेगा कि मुझे हेडेक बहुत होता है, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये जो मस्तिष्क से रिलेटेड जैसे ही बात आ जाती है ना, शिव देवता की बात आ जाती है, और कानों से रिलेटेड अगर बात आ जाती है तो पर्जन्य और दीति की बात आ जाती है, गले के ऊपर आपदेव, दोनों स्तनों में अर्यमा और पृथ्वीधर, दोनों कंधों में जय और अदिति, उदय के ऊपर आवत्य अवत्स, दाएं हाथ की पहुंचे तक सावित्र और सविता, दाई कोहनी में पहुंचे तक रुद्र और रुद्रास, जांग तक मृत्यु और मित्र, नाभि के नीचे ब्रह्म और उपसत, जनेंद्र स्थान पर इंद्र और जैम, दोनों घुटनों के ऊपर अग्नि और रोग, एक पैर की नली पर नंदी, सुग्रीव, वरुण, असुर, पूसा और आपछमा, और दोनों एड़ियों पर पितृ और देवता। ये मैंने आज जस्ट रीड किया आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोग धीरे धीरे इस नोट्स को पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज और है कि आप लोग क्लास के बाद सभी अपना ईमेल आईडी मुझे भेज देंगे, मैं आप लोगों को जो क्लास में पीडीएफ पढ़ाया जाएगा वो आपको मेल कर दिया जाएगा। तो ये जब हम 45 देवता करेंगे और उसकी रेमेडीज करेंगे और मेडिकल में जाएंगे कि हम कैसे वास्तु से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या फिर कैसे हम महावास्तु से किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, तब हम इस बॉडी पार्ट्स के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ग्रह वास्तु में 21 पद के वास्तु चक्र का निर्माण किया जाता है और 81 पदों में 45 देवताओं का निवास होता है। हम लोग जो सबसे ज्यादा हमें अपनी पकड़ बनानी है और सबसे ज्यादा जो हमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है वास्तु में, वो है 45 देवता। मैं 45 देवता जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो वो रोज आप लोगों को क्लास कंप्लीट होने के बाद 1 से 1.5 घंटा उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 45 देवता की पकड़ अगर आप लोगों ने सही सीख ली, तो आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आप गलत वास्तु नहीं कर पाओगे, और उसका इफेक्ट सच में मैंने विद इन 24 आवर्स इसका इफेक्ट देखा है वास्तु का। लेकिन उसकी पकड़ उतनी अच्छी होनी चाहिए, वो भी 45 देवता के साथ, क्योंकि उनका जो कलर्स होते हैं, उनके जो फूड होते हैं, सिर्फ उसी से ही आप लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हो। तो क्या ब्रह्मा जी को मध्य में 9 पद दिए गए हैं और चारों दिशाओं में 32 देवता व मध्य में 13 देवताओं का स्थापित होता है। ये कैसे होता है? इस शीट से रिलेटेड आप लोग का कोई क्वेश्चन है? नहीं। ओके।
मैम ये इतने पद वाले देवता या 100 पद वाले, 81 वाले, ये कैसे समझेंगे हम? ये मैं आपको अभी दिखाऊँगी। ये देखिए, स्क्रीन दिख रहा है आपको? एक्चुअली 45 देवता जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। जैसे देखिए 32 देवता जो होते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये जो फ़ोटो आपको दिख रही है, ठीक है? ये जो अपने लोग हम्म, 45 देवताज़ जो मैं आपको बोल रही हूँ कि टोटली आपको पकड़ बनानी है और ये आपको एकदम अच्छे से समझना है, वो ये 45 देवताज़ हैं। ठीक है? ये 45 देवताज़ हैं जिसमें जो वास्तु पुरुष को अंदर से पूरा कंट्रोल करते हैं और बाकी जो हैं वो बाहर के देवताज़ होते हैं। ठीक है? तो हम बाहर के देवताज़ का कुछ-कुछ ही नोट्स पढ़ेंगे, बट अंदर के ये जो 45 देवताज़ होते हैं, उनको हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करना है कि किस तरीके से। जैसे देखिए मैं अभी मेरे को आपको 40 में अगर तो सीट लग जाएगी। जैसे इसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी के मध्य में 9 पद होते हैं, चारों दिशाओं में 32 देवता होते हैं और मध्य में 13 देवता स्थापित होते हैं। जैसे ये देखिए, ऐसे होते हैं। ऐसे होता है जिसे हम लोग जब हम 16 डायरेक्शंस निकालते हैं, तब हमें ऑटोमेटिक ये चीज़ समझ में आ जाती है और हम 20 से ऐसे ये 2 लाइन भी खींचते हैं। तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन से पद का कौन-सा देवता हमारे ये बाहर के जो देवता होते हैं, ये वाले जो देवता है ये हमारा गेट होता है। हमारे जो मेन गेट होते हैं, वो ये सब देवताओं में आते हैं, जिसे हम लोग ट्रीट करते हैं। धीरे-धीरे हम वो सब कुछ भी जानेंगे। अब मर्म स्थान क्या होता है? वास्तु में ब्रह्म स्थान के बीच के ये 5 क्षेत्र अति मर्म स्थान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भूखंड के अंदर के 32 क्षेत्र को मर्म स्थान बोला जाता है। ये देखिए, अभी मैंने कहा क्या कहा, ये 5 स्थान, ये देखिए, ये जो बड़े-बड़े गोले किए हुए ये जो पार्ट बीच का है, ये हमारा ब्रह्म स्थान होता है। तो हम इस तरीके से हमारा स्क्वायर में जभी भी कोई प्लॉट होगा, अगर प्लॉट मान लीजिए कोई टी शेप में है या फिर किसी भी शेप में है, तो हम उसको पहले स्क्वायर में बनाते हैं। पहले हम उसको चौकोर शेप में लेके आते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से इसको बनाते हैं कि जिससे हमारा ये बीच का ब्रह्म स्थान निकलता है। वो भी मैं आप लोगों को फोटोज दिखाऊंगी जब हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखेंगे सेकेंड या थर्ड क्लास में। तो ये होता है हम लोगों का ब्रह्म स्थान। उसके बाद ये बाहर की तरफ बैठे होते हैं हमारे ये 32 देवतास और ये अंदर की तरफ जो बैठे होते हैं वो होते हैं हमारे 13 देवतास। तो मर्म स्थान का मतलब क्या बताया गया है? 5 क्षेत्र जो होते हैं अति मर्म स्थान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद भूखंड के अंदर के 32 क्षेत्र को मर्म स्थान माना जाता है और इस स्थान पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। खंबे एवं दीवारों का निर्माण भी वर्जित है, अन्यथा वास करने वाले व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक रूप से पीड़ित रहेंगे। चित्र में गहरे रंग बिंदु के द्वारा अति मर्म एवं छोटे बिंदु के द्वारा मर्म स्थान को दर्शाया गया है। तो इसमें किस तरीके से आप लोगों को दर्शाया गया है? सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को क्या नोट करवाया था कि कभी भी जो ये हमारा बीच का ब्रह्म स्थान है, आवाज आ रही है पीछे से बहुत ज्यादा, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। मैम बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। वेट मैम, मैं सबको कर देती हूँ। वेट। मैम वो गिरधारी जी है ना, उनको आप म्यूट कीजिए। जी मैंने सबको ही म्यूट कर दिया नीचे। तो क्या होता है कि हमारा जो ये मिडिल के जो ये हमारे 9 पार्ट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड द ब्रह्म स्थान। इस ब्रह्म स्थान में किसी भी तरीके का कोई भी हमारा सामान नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सब जो पार्ट बचता है, ये जहाँ पे मैंने ये छोटे-छोटे बिंदुस लगाए हैं, ये जो पार्ट है, इस पार्ट में कभी भी आपका कोई भी खंबा नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने ऐसे शेप भी बनाया है ऐसे खंबे का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पार्ट्स होते हैं, इसमें कोई भी खंबा नहीं आना चाहिए। इससे हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। वैसे हर चीज़ की रेमेडीज़ है। किसी पे हम कुछ मिरर्स की रेमेडीज़ करेंगे, स्वास्तिक्स की रेमेडीज़ करेंगे, इन खंभों पर क्या कलर किया जा सकता है, उसकी रेमेडीज़ करेंगे। रेमेडीज़ सबकी है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, जैसे कोई नया घर बना रहा है, तो हम इस दिशा में उस इंसान का खंबा ना लेके आएँ। उसके बाद ये जो बाहर होते हैं, वो हमारे घर के दरवाजे को देखकर बताया जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान के बाद 3 क्षेत्र, जैसे मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखाती हूँ, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान में ऊपर के जो 3 पार्ट्स होते हैं, उनमें यहाँ पे होता है पिशाच क्षेत्र, ये होता है मनुष्य क्षेत्र, ये होते हैं देव क्षेत्र। फिर आता है हमारा ब्रह्म स्थान, फिर आता है हमारा सत्व गुण, रजत गुण और तमोगुण। ये इस तरीके से हमारे ब्रह्म स्थान के ऊपर और नीचे पार्ट्स आते हैं। उसमें क्या बोला गया है, ब्रह्म स्थान के बाद के 3 क्षेत्र, देव क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र और पिशाच क्षेत्र। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि देव मतलब अच्छा, मनुष्य मतलब नॉर्मल, पिशाच मतलब बुरा। बहुत ज्यादा अच्छी चीज वहां नहीं रखनी है, कोई इंपॉर्टेंट चीज वहां नहीं रखनी है, अलमीरा वहां नहीं रखनी है, पॉजिटिव चीजें वहां नहीं रखनी है, वहां बैठ के पूजा नहीं करना है, वहां बैठ के मेडिटेशन नहीं करना है, कोई भी पॉजिटिव काम जो हमें करना है वो वहां बैठ के नहीं करना है, कोई पॉजिटिव चीजें हैं वो वहां बैठ के नहीं करनी है। जैसे किसी का ऑफिस का कर रहे हैं, किसी की फैक्ट्री का कर रहे हैं, तो मेन कैश काउंटर वाले को वहां पे नहीं बैठाना है, क्योंकि वही तो उसकी से वजह से ही तो अकाउंटेंट को वहां नहीं बैठाना है, तो उसी से उसकी कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, फाइनेंस चल रहा है, तो ऐसे लोगों को नहीं बैठाना है। तो मेन जो चीजें हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि जो पिशाच क्षेत्र होता है वहां पे घर के किसी मेंबर की फोटो भी नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट ये बहुत इफेक्टिव होती है। तो हम लोग जो बाहरी दीवारों के में जो पिशाच क्षेत्र के जो एरिया होंगे, वहां पे हम लोग कोई भी नेगेटिव चीज नहीं लाएंगे, ठीक है, जिनका संबंध सत्व गुण, रजत गुण और तमोगुण से है। देव क्षेत्र के अंतर्गत 16 भाग आते हैं, मनुष्य क्षेत्र के अंदर 24 भाग आते हैं, जबकि पिशाच क्षेत्र के अंदर 32 भाग आते हैं। देव और मनुष्य क्षेत्र में भवन का निर्माण करना चाहिए, जबकि पिशाच क्षेत्र में भवन का निर्माण करना उपयुक्त नहीं होता है। इस स्थान को अधिक से अधिक खुला रखना लाभदायक होता है। लेकिन देखिए, ऐसा किताबों में लिखा है, बट समटाइम्स क्या होता है कि जब ये एरिया ही टोटल एरिया इतना है, और मान लीजिए किसी का दरवाजा या फिर किसी का जो घर की अलमीरा बनी हुई है वो ही इस, ये होता है टोटली हम लोगों का पिशाच क्षेत्र। तो अगर यहाँ पे ही अगर कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो इंसान को रिमेडी करना ही पड़ेगा। बट कोशिश कीजिएगा हमेशा कि यहाँ पे कैश ना हो, क्योंकि देखिए आजकल के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैश। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी जैसे मान लीजिए किसी का हेल्थ, तो किसी इंसान की फोटो ना हो, ये जो एरियाज है वहां पे किसी इंसान की फोटो ना हो, और किसी भी तरीके से कोई भी पॉजिटिव चीज ना हो, हम इसको इग्नोर करेंगे तो हम हमेशा लाइफ में सक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब हम डायरेक्शंस निकालेंगे तब ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से ये एरिया निकलता है, कैसे अपने लोगों ऊपर से चेक करते हैं कि क्या पिशाच क्षेत्र है, क्या देव क्षेत्र है और क्या मनुष्य क्षेत्र है। इससे रिलेटेड अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उस पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग नया शीट ओपन करेंगे। मैम ये जो हेलो। हेलो हाँ मैम बोलिए। वो नॉर्थ में है क्या जो ये पिशाच क्षेत्र है? यस मैम। अच्छा, नॉर्थ का जो मतलब बाहर का पोर्शन है उसमें कुछ निर्माण नहीं करना है ना? कुछ निर्माण नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें अपने लोगों का डायरेक्शन लिखा हुआ भी है, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। ये देखिए, ये है अपना नॉर्थ, मिडल ऑफ नॉर्थ, ठीक है, इधर हो गया अपना नॉर्थ वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट। इसमें जब अपने लोग 16 डायरेक्शंस पढ़ेंगे ना, तो और भी एकदम पार्ट टू पार्ट समझ में आएगा कि कौन सा इसमें बीच में देवताज आ रहे हैं, ठीक है। फिर ये हो गया अपना वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। तो और हाँ, बोलिए ये सत्व गुण, रजत गुण और तमोगुण ये चीज क्या है? मैम। जैसे सत्व गुण होता है अच्छा, मतलब अच्छे अच्छा। गुण, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव सोच, इंसान की तरक्की, जो हमारी लाइफ में हम सक्सेस करते हैं, दैट इज सत्व गुण। रजत गुण इज नॉर्मल, एंड तमोगुण लाइक जैसे पिशाच क्षेत्र होता है, लाइक तमोगुण इज लाइक जैसे इंसान के किसी भी बुरी चीज की ख्वाहिश उठना, गलत काम ठीक करना, है, दैट इज कॉल्ड तमोगुण। थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन कि हम लोग सेकेंड शीट चालू करें, अदर शीट हम मैम मेरा ओपन करें? प्रश्न है, हाँ जैसे बोलिए। कि इसमें जैसे पिशाच क्षेत्र और तमोगुण का जो दिया गया है, लगभग दोनों चीज एक ही है। हाँ और क्या जैसे साउथ में पिशाच क्षेत्र होगा, वेस्ट में भी होगा और ईस्ट में भी होगा?
नहीं, नॉर्थ में मतलब इसको इस तरीके से बताया गया है कि ब्रह्म स्थान से जो चीज़ नॉर्थ की तरफ जा रही है, वो ओके। ऊपर के क्षेत्र जो होते हैं, वो पिशाच, मनुष्य और देव कहलाते हैं। और ब्रह्म से जो डायरेक्शन साउथ की तरफ जाती है, वो सत्व, रज और तमो की जाती है। गुण वही है। मतलब जी। जो उनके देने की जो क्वालिटी है, देते सेम। वही पिशाच नेगेटिविटी है, वही तमोगुण नेगेटिविटी है, वही मनुष्य क्षेत्र नॉर्मल है, वही रजत गुण नॉर्मल है, देवगण इज गुड एंड सत्य इज गुड। लेकिन जब ऐसा मतलब समझाने के लिए बताया गया कि ब्रह्मस्थान से ऊपर जाते हैं तो वो पिशाच, मनुष्य, देव कहलाता है। इस और नीचे की साउथ की तरफ जाते हैं तो सत्व, रजत और तमोगुण कहलाता है। जी, मतलब कहने के लिए मतलब कि गुण के हिसाब से लगभग दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन हाँ। उसका डायरेक्शन जो है नॉर्थ और साउथ यही है। यही है, हाँ। जब हम ठीक इधर ठीक, बात थैंक। करेंगे कि अपने लोग पिशाच क्षेत्र की बात करेंगे, तो अपने लोग नॉर्थ साइड में, जैसे कि ये एक वास्तु का लैंग्वेज है, ठीक है? जब भी हम देखेंगे तो हम उनको बोलेंगे कि आपके पिशाच क्षेत्र में प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं होनी चाहिए, इससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? ब्रह्म स्थान में जब हम यहाँ पे क्वालिटी ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इंसान के लाइफ में वो चीज घटने लगती है। और ज्यादातर आप देखेंगे कि जब ये ब्रह्म स्थान से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ हम जाते हैं, तो वो इंसान के नेचर में वो चीज आने लगती है। यहाँ पे होता है आपका मनी, फाइनेंस, पैसे का नुकसान। ओके। और यहाँ पे होता है इंसान की करेक्टर, इंसान की हेल्थ, इंसान का स्वास्थ्य, इस चीज का स्वास्थ्य। नुकसान। ठीक है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम जब डायरेक्शन निकालेंगे, तब हम जब 45 देवता के बारे में जानेंगे और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे एक एक देवता की वजह से क्या क्या चीज का, कौन से देवता पिशाच में आ रहे हैं और क्या नुकसान हो रहा है, और कौन सा उनके करेक्टर से समझ में आ जाएगा कि इनका हम कैसे यूज करेंगे। थैंक यू। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम इसका जो क्षेत्र है, जो एरिया आप कौन बोल निकालना रहे है हैं वो आप पहले? आगे बताएंगे ना। मैं पहले आरती दमानी बोल रही हूँ। देखिए, आप लोग जो भी बोलेंगे ना, अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे ढूंढने में। सॉरी सॉरी। बोलिए। हेलो। बोलिए आरती जी। हाँ, जो ये क्षेत्र है तीनों, इसका एरिया निकालना, मतलब कितने घर में कितना पिशाच क्षेत्र है, कितना मनुष्य क्षेत्र है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, वो मैं आप जब आगे अपने लोग, बताएंगे। हाँ हाँ, मैं आगे बताऊंगी। जब अपने लोग उसको 16 डायरेक्शंस निकालेंगे ना, तब जैसे देखिए, मैंने आप लोगों को जैसे ऊपर बताया था कि जब हम लोग को किसी भी तरीके का प्लॉट होगा, चाहे वो टी शेप का होगा, चाहे ट्रायंगल, स्क्वायर, किसी भी जगह, हम सबसे पहले उसको स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है। स्क्वायर बनाने के बाद हम उसमें इस तरीके से अपना, देखिए जैसे मैंने ये सिखाया था बिंदु बना के, तो हम लोग जब पूरा इसको स्क्वायर बनाएंगे तब हम इस तरीके की ये 2 लाइन उसमें खींचेंगे और अपना ब्रह्म स्थान निकालेंगे। उस ब्रह्म स्थान के बाद ही हम पीछे का, जब ये सब हमारा दरवाजा और सब कुछ निकल जाएगा 16 डायरेक्शन से, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा 16 डायरेक्शन निकलते ही कि कौन सा हमारा पिशाच है, कौन सा हमारा मनुष्य है, कौन सा तमोगुण है। सब कुछ आपको अपने ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा 16 डायरेक्शन से। ठीक है मैम। ओके मैम। एनी अदर क्वेश्चन? हम आगे बढ़े। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग जानने जा रहे हैं, वो है 5 तत्व। इस चीज को आप, यही है मेन महावास्तु। अगर आप 5 तत्वों को समझ पाते हैं कि 5 एलिमेंट्स जो हमारी जिंदगी के हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं और हमें उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है, तो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा वास्तु कर सकते हैं। और ये मैं पर्सनली सभी लोगों से पूछूंगी। क्लास क्या, तो आज क्या हमारा क्लास चलते चलते ही, तो आप लोग इस चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिएगा कि कौन से तत्व से हमें क्या मिलता है, कौन से तत्व होने से हमारी क्या प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, कौन से तत्व को कौन से तत्व में जाने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, या कौन सा तत्व किस तत्व को और प्रॉब्लम्स घटा देता है, कौन किसका फादर है, कौन किसका बेटा है। ये जो तत्व है ना, ये ही पूरा महावास्तु है। इस तत्व से ही हम अपने पूरे वास्तु को कंट्रोल करते हैं। तो इसको एकदम अच्छे से समझिए और क्लास के बाद भी इसको जरूर पढ़िएगा। वास्तु में 5 तत्व होते हैं। वास्तु नियमों के अनुसार इस सृष्टि की संरचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है: आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। हालांकि इन सबका स्वतंत्र अस्तित्व है, किंतु जब इन्हें एकत्रित किया जाता है तो
तो इनकी सामूहिक ऊर्जा का प्रभाव लाभप्रद होता है। किसी भी निवास स्थान पर पंच तत्वों की संतुलित उपस्थिति अनिवार्य है। इनसे घर प्रकंपित होता है और निरंतर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बना रहता है। मानव शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। अतः इन्हीं पंच तत्वों से प्राणी सुनने, स्पर्श करने, देखने, सूंघने व स्वाद से परिचित होता है। देखिए यहाँ पे सुनने का मतलब क्या हुआ, कोई भी तरीके का घर में लड़ाई झगड़ा, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम, नेगेटिव टॉक, हमेशा लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने घर में बहुत ज्यादा चुगली करोगे तो आपका ब्रह्म स्थान खराब हो जाएगा। ये मेरे YouTube के एक वीडियो में मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में वास्तु अच्छा करना है तो अपने घर में चुगली कम करिए। जितना ज्यादा अपने घर में चुगली करोगे उतना ज्यादा वास्तु दोष बढ़ता जाएगा, क्योंकि उससे ब्रह्म स्थान सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये जो सुनने की है, ये एक तरीके का अपना तत्व है। सुनना, स्पर्श करना, देखने, सूंघने व स्वाद से परिचित होता है। स्वाद आ गया अपना किसी भी तरीके का नॉनवेज। हम आगे और पढ़ते हैं। यदि भवन का प्रारूप इन 5 महाभूतों का संतुलन रखते हुए बनाया जाए तो उसमें निवास करने वालों के शरीर में आंतरिक ऊर्जाएं उनसे सामंजस्य स्थापित करके सामान्य बनी रहेगी और वे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और किस तरीके से इसको हम हेल्थ के लिए भी समझेंगे वो हम आगे समझाएंगे। जैसे इसमें देखा गया है, अगर हम 16 डायरेक्शन की बात करें तो वाटर एलिमेंट जो होता है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट होता है। अगर हम बात करें वायु की तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट होता है। फायर की बात करें तो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। अर्थ की बात करें तो साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। एंड आकाश तत्व की बात करें तो वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब तत्वों के बारे में जानते हैं। ये डायरेक्शंस तो हमें करते करते याद ही हो जाएंगे कि कौन सा जल तत्व है, कौन सा आकाश तत्व है, कौन सा वायु तत्व है। सबसे पहले जानते हैं कि हम आकाश तत्व से क्या हो सकता है हमारी लाइफ में। आकाश तत्व से हमें सुनने की शक्ति मिलती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। यह तत्व व्यक्ति को सुनने की शक्ति प्रदान करता है। घर में हल्का, सौम्य और मधुर स्वर तथा शांत माहौल होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा, कोलाहल व शोरगुल से जीवंत ऊर्जाएं बाधित होती है। भवन का पश्चिम दक्षिण पश्चिम कोण और पश्चिम उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम आकाश तत्व से प्रकाशित होता है। अतः इस क्षेत्र को स्वच्छ, खुला और हल्का रखें ताकि इस क्षेत्र से आने वाली लाभप्रद ऊर्जाएं भवन में आवाज रूप से प्रवेश कर सके। यह क्षेत्र शांति पाठ, आत्मनिरीक्षण, पूजन व योग के लिए सर्वोत्तम है। बौद्धिक विकास, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक समृद्धि के लिए यह दिशा स्वस्थ रखनी चाहिए। खुले आकाश का भी महत्व है। इसमें नैसर्गिक ऊर्जाओं का प्रभाव निर्बाध रूप से मिलता है। वह सूर्य की किरणें एवं हवा का लाभ भी प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारा आकाश तत्व कौन सा होता है, नॉर्थ। ये जो नॉर्थ डायरेक्शन से हम कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारा हुआ, सॉरी, जो हम आकाश तत्व वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस है वो हमारे आकाश तत्व में आते हैं। तो हम जब भी देखते हैं कि हमारे घर में, और वेस्ट डायरेक्शन से हमें क्या मिलता है, जब आप आगे पढ़ोगे डायरेक्शन से, हमारी जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है, अगर किसी इंसान की बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी डिजायर्स पूरी नहीं हो रही है तो हम डायरेक्शंस को बाद में 8 में या 16 में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो दिमाग में बात आई वो है वेस्ट। ठीक है, हर तरीके से वेस्ट जिम्मेदार है इंसान की किसी भी तरीके को फुलफिलमेंट अगर नहीं हो रही है तो उस इंसान के आकाश तत्व में प्रॉब्लम होती है। बाकी सभी जब हम 16 डायरेक्शन के बारे में जानेंगे तब जानेंगे कि किस डायरेक्शन से किस तरीके की फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि घर में लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा कलह शोरगुल, ज्यादा ऊंची आवाज में बात करना, ज्यादा ऊंची आवाज में गाना, टीवी, लोग घर में सास बहू का सीरियल्स देखते हैं एंड इतनी घर पे वो तेज साउंड करके
डरावनी पिक्चर देखते हैं और फिर बोलते हैं मेरे को तो सपने में भूत प्रेत दिखता है, मेरे बच्चे को भूत प्रेत दिखता है, हमें भूत प्रेत दिखता है। तो आप अपने आकाश तत्व को दे क्या रहे हो? जो आप अपने आकाश तत्व को दे रहे हो, हमेशा क्या बोला जाता है कि जब हम मुहूर्त में पूजा करते हैं तो वो पूजा सीधी भगवान के पास जाती है और हम अपनी लाइफ में सक्सेस करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा उस समय इतनी ज्यादा पवित्र होती है, सारे लोग सो रहे होते हैं और जो लोग उस समय भगवान की अपनी आस्था से पूजा करते हैं उनकी ज्यादा, क्योंकि आसपास का वाइब्रेशन जो होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है। तो ये जो आप अपने घर में लड़ाई झगड़े ये सब का सीरियल देख रहे हो और इतनी तरह की खराब पिक्चरें मूवीज ये सब देख रहे हो, उसकी वजह से आपके घर में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स और आकाश तत्व में प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है, जिससे लोग क्या करते हैं कलर लगा देते हैं एंड उसके बाद लोग है ना और एस्ट्रोलॉजर से अपनी रेमेडीज करवाते हैं, वहां पे स्ट्रिप्स लगवा देते हैं एंड और बहुत कुछ मतलब भारी कर देते हैं। बट एक्चुअली जो हमें करना चाहिए आकाश तत्वों को स्ट्रांग बनाने के लिए वो है पॉजिटिव वाइब्रेशन। अगर मैं मान लीजिए किसी टाइम मेरा मन भी कर रहा है कि मैं ये एक सीरियल देख लूं, आफ्टर दैट आप वहां पे महामृत्युंजय का जाप चलाइए। बिकॉज आकाश तत्व में अगर किसी भी तरीके का पॉजिटिव वाइब्रेशन से कंट्रोल नहीं किया गया तो आप जिंदगी भर रेमेडीज करते रह जाइएगा और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज में ये सब में जब हम वास्तु करते हैं तो लोगों के वहां पे किसी ना किसी तरीके का एक मंत्र हमेशा चलाए रखने के लिए बोलते हैं, चाहे गणेश जी का हो चाहे लक्ष्मी जी का, जो उन्हें पसंद हो। इसीलिए अगर आपको अपने आकाश तत्व को अच्छा करना है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, सन को अच्छा करना होता है तो हम फादर की बात करते हैं, चंद्रमा को अच्छा करना होता है तो मदर की बात करते हैं। ऐसे आकाश तत्व को अगर अच्छा करना है तो इतनी रेमेडीज करने से अच्छा है कि हम अपने वाइब्रेशन को अच्छा बनाएं। हम अपनी लाइफ में ये घर के लड़ाई झगड़े कोलाहल ये सब को 5 मिनट में लड़ाई करके 5 मिनट में इंसान को नॉर्मल हो जाना चाहिए। यही लाइफ हमारे आकाश तत्वों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। आफ्टर दैट तो देखिए आपको रेमेडी करनी ही होगी। लेकिन किसी का भी अगर आप ऐसा भी होता है कि वेस्ट डायरेक्शन अगर किसी का अच्छा कर दो या फिर आप उसकी अच्छी रेमेडी करो तो भी उस इंसान के घर में थोड़ी कलह कम होने लगती है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम, लेकिन हमेशा याद रखिएगा वेस्ट में और साउथ में ज्यादा खिड़की नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों जोन में अगर खिड़की होती है तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती है। इसका रीजंस क्या है? ऐसे ही तो नहीं कहा गया है कि यहाँ पे विंडोज नहीं होना चाहिए और ईस्ट और नॉर्थ में विंडो ना हो तो वास्तु दोष है और वेस्ट में और साउथ में विंडो हो तो वास्तु दोष है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को वो साउंड चाहिए, वो वाइब्रेशंस चाहिए, वो हवा, वो पॉजिटिविटी चाहिए। तो अगर हम ईस्ट से और नॉर्थ से वो पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में तो हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और वेस्ट और साउथ से अगर वो पॉजिटिविटी आती है तो वो नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो हम अपने लाइफ में ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं और ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं और हमेशा अपने लाइफ में ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। लोग होते हैं बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी बोलते हैं कि हम कुछ नहीं बन सके। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि स्ट्रगल करने के बाद वो चीज आपको ना मिले। उसके क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है, यही हम लोगों को बताते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या चीज को डिनोट करता है? हमारे सूंघने की क्षमता को पृथ्वी तत्व बताता है। पृथ्वी एक आधार है जिस पर अन्य 3 तत्व जल, अग्नि व वायु सक्रिय होते हैं। पृथ्वी से मानव को सूंघने की क्षमता मिलती है। भवन निर्माण के लिए भूमि के आकार एवं प्रकार को ध्यान में रखकर ही भूखंड का चयन करना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार यदि भवन वर्गाकार या आयताकार है तो अधिक हमारे लिए लाभदायक होगा। अच्छा, असामान्य आकार के भूखंड व मकानों में अवहेलना करनी चाहिए। इससे हमें लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को। घर के दक्षिण पश्चिम मतलब नेतृत्व क्षेत्र पर पृथ्वी तत्व का अधिपत्व होने से इस स्थान पर भारी भरकम निर्माण शुभ होता है। वैसे भी पृथ्वी का चारित्रिक गुण सहनशीलता है। अथवा अतएव इस दिशा में दीवारें अपेक्षाकृत मोटी और भारी हो तो सुखद परिणाम देती है। भारी वस्तुएं भी इस दिशा में रखना लाभप्रद होता है। इस दिशा में पृथ्वी तत्व कमजोर होने से पारिवारिक रिश्तों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है।
एक चीज है कि जैसे कि आप जब एस्ट्रो वास्तु पढ़ोगे तब कोई भी इंसान अगर आपके पास आएगा और बोलेगा कि मेरा डाइवोर्स हो रहा है या फिर मेरी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, मेरी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, या किसी के सेकंड चाइल्ड में प्रॉब्लम है, या उसके किसी भी तरीके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, उन सबका प्रॉब्लम हमारे इस नेतृत्व कोण से ही देखा जाता है। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम की दिशा है, जिसे इंग्लिश में हम साउथ वेस्ट बोलते हैं। तो इस ये और इसमें आपको अपने घर की अलमारी भी रखना मैंने सबसे अच्छा इफेक्ट देखा है। अगर आप इस यहाँ पे अपने घर की अलमीरा रखते हो, मतलब जस्ट साउथ की वॉल पे वो अलमीरा होगी और नॉर्थ की तरफ वो ओपन होगी, मतलब जब आपका फेस होगा वो साउथ की तरफ होगा और जब आप गेट ओपन कर रहे होगे तो वो नॉर्थ की तरफ गेट खुलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सामने की ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आपके हमेशा घर में सुख शांति लक्ष्मी का वास बना रहेगा आपके अलमीरा में। तो इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक चीज आप अपने नोट कर लीजिएगा, अगर साउथ वेस्ट में खिड़की हुई तो बहुत बड़ा पित्तर दोष होता है। कई लोग अगर आपके पास आए और ये बोले कि मेरी कुंडली में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोल दिए कि मुझे पित्तर दोष है। वैसे हम एस्ट्रोलॉजी में इसे इतना ज्यादा नहीं मानते हैं, क्योंकि पित्तर जी जो होते हैं वो आपको हमेशा आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, बट पैसा कमाने के लिए लोगों ने इसे दोष बना दिया। तो हम इसे भगवान की तरह ही पूजेंगे, बट जो लोगों का वहम है उसे दूर करने के लिए हम सबसे पहले वहां जाके ये देखेंगे कि अगर किसी को फील हो रहा है कि उसकी कुंडली में पित्तर दोष है तो उसका साउथ वेस्ट कैसा है। किसी की भी कुंडली में अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो उसका एकमात्र दोष है साउथ वेस्ट। और ज्यादातर टाइम आप यही पाओगे कि वहां पे आपको खिड़की मिलेगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि साउथ वेस्ट में कोई भी इंसान की अगर खिड़की होती है, आपको मैं एस्ट्रो वास्तु में बताऊंगी कि किस प्लैनेट की वजह से ये दोष उत्पन्न होता है एंड लोगों को ऐसा क्यों फील होता है। बट अभी हम महावास्तु पे बात करें तो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लोगों को ऐसा वहम मन में होने लगता है और उनको ऐसा फील होता है कि वो लाइफ में इसी की वजह से सक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप उस खिड़की को पूरा क्लोज करना होता है, लोग अगर आपसे कहें कि उसकी रेमेडी करवाओ तो उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक कि वो खिड़की बंद नहीं हो जाती। तो ये एक सबसे और वहां की दीवार जो होती है अपेक्षाकृत थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं होती तो कोई इश्यू नहीं है, बट वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो हमेशा बंद होना चाहिए। इससे आपको इसका इफेक्ट और भी बहुत अच्छा मिलता है और आप अपनी लाइफ में एटलीस्ट देखिए, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैरिज लाइफ के लिए सबसे अच्छा डायरेक्शन होता है। किसी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर प्रॉब्लम हो रही हो और आप इस डायरेक्शन में उनकी फोटो में चारों तरफ से येलो रंग की पट्टी करवा के, एक गोल्डन फ्रेम में येलो रंग की पट्टी करवा के अगर आप उस डायरेक्शन में लगवा देते हो तो ऑटोमेटिकली उनके रिलेशंस अच्छे होने लगेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसका इफेक्ट हमने देखा है। बट वहां पे एक येलो रंग की पट्टी जरूर होनी चाहिए उनके फोटो में, और फोटो जो है वो गोल्डन फ्रेम में मंडी हुई होनी चाहिए। तो हमने फिर अब हम बात करते हैं जल तत्व की। स्वाद का प्रतिनिधित्व करता है जल तत्व। घर के उत्तर पूर्व दिशा जल तत्व से संबंधित रखती है। मानव शरीर में मौजूद जल का प्रतिनिधित्व स्वाद है। हैंडपंप, भूमिगत पानी की टंकी, दर्पण अथवा पारदर्शी कांच। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल मिरर जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है और हमारी जितनी भी हाइट है, आपके घर के मेन मेंबर की जितनी भी हाइट है, उस हाइट का मिरर नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। उससे आपके नॉर्थ डायरेक्शंस की मनी अपॉर्चुनिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में नहीं आएगी। क्या मैंने कहा फिर से आपको बोलती हूँ, नोट कर लीजिए। ईस्ट डायरेक्शन में आप नॉर्मल मिरर रख सकते हो, साउथ वेस्ट में मिरर नहीं होगा, और अगर हो सके तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो मेन आदमी है उसके अगर उसके हाइट का मिरर लगाया जाए तो आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस करेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि हैंडपंप, भूमिगत पानी की टंकी, दर्पण अथवा पारदर्शी कांच जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में जो आपको छोटी छोटी रेमेडीज बता रही हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस को देख के आपको बता रही हूँ, ये सब नोट्स में नहीं लिखा होगा, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। बरसाती पानी व अन्य साफ जल का प्रभाव उत्तर पूर्व में होना चाहिए। स्नान घर के लिए पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी गई है तथा सेप्टिक टैंक के लिए उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव लाभप्रद रहता है।
जल का प्रति चक्र माना गया है, अतः वास्तुशास्त्र गोलाकार भूखंड खरीदने अथवा गोलाकार इमारतों का निर्माण करने की अनुमति नहीं देता। ऐसे स्थानों पर रहने वालों को सदैव बेचैनी व अस्थिरता की अनुभूति होती है। जल तत्व कमजोर होने से परिवार में कलह की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो हमारा जल तत्व भी हमेशा कंट्रोल होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा कंट्रोल होना चाहिए। इससे हमें हमारी लाइफ में सक्सेस भी मिलता है एंड मनी एंड अपॉर्चुनिटीज भी हमारी लाइफ में आती रहती है। अग्नि तत्व ये देता है हमें कैश फ्लो। हम किसी भी इंसान का, अगर जब हम अभी बात करेंगे 16 डायरेक्शन के बारे में, तो जो भी इंसान ये बोलता है कि मेरा सामान लोग उधारी में ले जाते हैं, पैसा नहीं देते, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आज पैसा आ रहा है फिर वो ब्लॉक हो जाता है, फिर या फिर ऐसा होता है कि लोगों को जैसे उनको पेमेंट लेना है किसी से 50,000 और लोग क्या कर रहे हैं, कभी उसको 5,000 दे रहे हैं, कभी 10,000 दे रहे हैं, मतलब वो 50,000 देने में ही वो उस इंसान को इतना टाइम लग जा रहा है। ये जो ब्लॉकेज ऑफ मनी आती है, या फिर पैसा आ ही नहीं रहा है, या कैश फ्लो नहीं हो रहा है, या हमें जितना पैसा मिलना चाहिए वो नहीं आ रहा है, या फिर डिले करके पैसा आ रहा है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है कैश फ्लो से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम अग्नि तत्व की है। अग्नि तत्व अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको हर तरीके की प्रॉब्लम आएगी। सॉरी। सूर्य तथा मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होते हैं, अग्नि तत्व के स्वामी माने गए हैं। इसको हम और भी डिटेल में जानेंगे जब हम एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे कि मंगल का कितना इफेक्ट होता है, या फिर मंगल जहां बैठा होता है उस इंसान के घर में किचन वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और लेकिन हमें वहां किचन नहीं बनाना, या बनाना है, जैसे कोई अगर इंसान मंगलिक होता है तो वहां किचन नहीं बनाना है, नहीं तो और बुरा इफेक्ट मिलेगा। जैसे 4th हाउस में मंगलिक वालों की सास बहुत बदमाश होती है, तो उस डायरेक्शन में अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन हो जाए तो और भी बुरा इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब सास के साथ प्रॉब्लम या सास से घुटन और भी ज्यादा शुरू हो जाएगी। तो हम ये और भी ज्यादा अच्छे से जानेंगे हमारे एस्ट्रो वास्तु में। तो सूर्य एवं मंगल अग्नि प्रधान ग्रह होने से अग्नि तत्व के स्वामी माने जाते हैं। मानव शरीर में वायु और अग्नि दोनों ही तत्व स्पर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। इमारत के दक्षिण पूर्व कोण में, मतलब आग्नेय कोण, मतलब साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व का आधिपत्य होता है। इसीलिए भवन में अग्नि से संबंधित समस्त कार्य, रसोई घर, बिजली का मीटर आदि का हम आग्नेय कोण में ही स्थापित करना चाहिए। अग्नि का प्रतीक त्रिकोण है एवं त्रिकोणीय प्लॉट पर भवन का निर्माण नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा अग्नि दुर्घटना से जान माल की हानि की संभावना बनती है। भवन में अग्नि तत्व के संतुलित होने से आर्थिक सुरक्षा की भावना बनी रहती है। तो हमें ये समझ में आया कि अग्नि तत्व कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है अग्नि तत्व अभी के कलयुग के टाइम में, बिकॉज यू नीड केस फ्लो। आफ्टर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो होता है जिसको हमें बैलेंस रखना चाहिए वो है वायु तत्व। उससे से हम अपनी जिंदगी में वेल्थ, सेविंग, सक्सेस सब कुछ हम अपना यहीं से ही करते हैं। अगर यहाँ पे किसी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आप देखोगे कि एस्ट्रो वास्तु में किसी का सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तो आपको उसके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और तो उसकी लाइफ में वैसे ही सेविंग, सक्सेस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हम ये देखा गया है, सब बहुत लोग आपको बोलेंगे कि टॉरस में तो राहु का प्रभाव अच्छा होता है, राहु तो वहां पे एग्जॉल्टेड होता है, बट ऐसा नहीं है। वास्तु में उसे इतना अच्छा नहीं माना गया है राहु देवता को। उसके लिए एक अलग डायरेक्शन है जहाँ पे टॉयलेट बनाई जाती है, जो हम 16 डायरेक्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में हमें टॉयलेट बनानी चाहिए। तो हमने ये देखा कि वायु तत्व और अग्नि तत्व अभी के टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तत्व है। वायु तत्व को वास्तु पुरुष का श्वास माना जाता है। भवन के उत्तर पश्चिम, मतलब वायव्य दिशा में वायु तत्व की प्रधानता होती है। वायु तत्व वाली इस दिशा के स्वामी वरुण देव हैं। वायु तत्व को वास्तु पुरुष का श्वास माना जाता है। उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भवन के उत्तर और पश्चिम दिशाओं में वायु सेवन का स्थान रखना चाहिए। वास्तु में इस दिशा को संवाद की दिशा भी माना गया है। अतः भवन में इस तत्व के कमजोर होने से सामाजिक संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, मान सम्मान में भी हमेशा कमी आती है। एक्चुअली देखिए कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी हैं,
आप देखेंगे वो लोग क्या करते हैं ना कि वायु तत्व को वो लोग ऐसे यूज करते हैं कि ये एक हवा वायु आने वाली प्लेस है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे एक विंड शैम्प लगा लीजिए। बट मैं बोलती हूँ कि आप वो विंड शैम्प हटा दीजिए, तब आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। कभी भी जिंदगी में उस डायरेक्शन में विंड शैम्प नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी लटकी हुई चीज, जब हम रेमेडीज की बात करेंगे तब बताएंगे कि कहाँ लगाना चाहिए, बट कोई भी लटकी हुई चीज हमेशा वो राहु को इंडिकेट करती है। तो हमें वहां पे कोई भी लटकी हुई चीज को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप वहां का बहुत अच्छा इफेक्ट चाहते हो तो वहां पे एक छोटी सी खिड़की बना दीजिए, जिससे क्या है वायु का एक प्रभाव आता रहेगा। और हमारी एस्ट्रो वास्तु में मरकरी इज आवर विंडो। आप देखेंगे किसी की कुंडली में जहां पर भी मरकरी बैठा होता है वो उसका खिड़की होती है। तो आपको जब वहां पे सेकंड हाउस में मरकरी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि जोडियक का वो सेकंड हाउस शुक्र और बुध का राजयोग क्रिएट करता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए कि वहां पे किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे वो विंडो बनाए, तो आप ऐसा कर सकते हो, एक कॉस्मिक मिरो विंडो बनवा के भी आप वहां पे प्लेस कर सकते हो। उससे भी उस इंसान को काफी अच्छा इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बट हमेशा याद रखिएगा वहां पे कोई लटकने वाली चीज ना हो, नहीं तो और भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि वहां पे घंटी लगा सकते हैं आप लोग वहां पे, लेकिन वो कब लगा सकते हैं, जब आपका वहां पे विंडो भी प्लेस हो। अगर वहां पे विंडो नहीं है और सिर्फ वहां पे वॉल है, तो वहां पे भूल कर भी ये चीज मत लगाइएगा, नहीं तो उसका और भी नेगेटिव इफेक्ट आप खुद देखेंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वहां पे विंडो है तो वो जो भी एनर्जी है वो आती जाती रहेगी। तो हो भी सकता है कि उसका उतना ज्यादा बुरा इफेक्ट ना मिले उसके बजने की वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि वहां पे ओपन से विंडो होनी चाहिए, और वो हमेशा हर वक्त खुली होनी चाहिए, जिससे आपके घर का कोई भी नेगेटिव हो वो सारे वाइब्रेशंस बाहर जाते हैं और हमेशा आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सेविंग सक्सेस इस ही डायरेक्शन से देखते हैं। तो ये था अपने 5 तत्वों के ऊपर डिटेल। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग सेकंड शीट पे जाएंगे। जय गुरुदेव, मैम प्रीति मुझे जी ये बोलिए। पूछना है, हाँ। अ, ये आप नॉर्थ में जो आप नॉर्थ ईस्ट में जो आप बोल रहे हैं सेप्टिक टैंक रख सकते हैं, तो हम्म। जैसे वो वाटर एलिमेंट है नॉर्थ, तो एक्वेरियम और वगैरह भी वहीं पे रख सकते हैं? हाँ मैम, अपने लोग नॉर्थ डायरेक्शन में एक्वेरियम रख लेते हैं, लेकिन पूरा एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में क्या बोला गया है कि जो फिश होती है वो होती है राहु। ठीक है। हमको जब भी किसी का रिमेडीज करवाना होता है, राहु अगर खराब हो तो हम फिश की रिमेडी करते हैं। और अगर किसी की कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट दे रहा है, जोडियक के 9th हाउस में निचस्त है, या फिर लग्न से 9th हाउस में निचस्त है, तो रिक्वेस्ट है अपने घर में एक्वेरियम ना रखें। नहीं तो आप अपने घर का वास्तु ढूंढते रहेंगे और आपको लगेगा कि मैं क्या वास्तु में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए एक्वेरियम बना है जिनका राहु अच्छा है, वो ही अपने घर पे फिश रख सकते हैं। और जिनका राहु अच्छा नहीं है वो बिल्कुल भी फिश यूज ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम्स और मैम बढ़ ये लोग जाएगी। कई जगह फिश नहीं, आजकल वो लोग क्या वो टर्टल भी रखते हैं। हाँ, वो सबसे अच्छा होता है उसके लिए कोई भी, क्योंकि वो विष्णु और लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। तो अगर किसी की कुंडली में राहु का प्रॉब्लम है तो वो उस टर्टल को रख सकते हैं पानी में। एक रखने से उससे उसका जब अपने रेमेडीज की बात करेंगे तो उसमें वो रेमेडीज आती है। अगर मतलब जब हम एस्ट्रो वास्तु कंप्लीट कर लेंगे तब जब रेमेडीज आएगी। अगर किसी की कुंडली में राहु का बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट है या नॉर्थ से अगर कनेक्टेड हो रहा है, तो हम लोग वहां पे वो उसको हम लोग विष्णु लक्ष्मी जी बोलते हैं, वो जो टर्टल होते हैं। उससे इंसान का सक्सेस, तरक्की, उस इंसान की बाहर जाने के कनेक्शंस, ये सब बनना शुरू हो जाते हैं। और जिनकी लाइफ एकदम कछुए की तरह चल रही होती है ना, धीरे 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 सक्सेस हो रहा है, उनकी लाइफ भी दौड़ना शुरू कर देती है। तो ये एक आपने बहुत ही अच्छी रेमेडीज के बारे में बात की, तो वो सबके लिए सूट करता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट फिश रखने के लिए हमें राहु की पोजीशन देखनी होती है। ठीक है मैम। तो एनी वो अदर क्वेश्चन? तो ये जो जो टैंक है जो जिसमें टर्टल है वो कहाँ पे आप नॉर्थ में रख सकते हैं? हाँ मैम, नॉर्थ में रख सकते हैं। जब 45 देवता के बारे में बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि कौन से देवता में रखना और भी ज्यादा अच्छा होगा। जो कुबेर का स्थान होगा वहां पे रखना, अगर मंदिर नहीं है तो।
नहीं तो अपने लोग मिडल ऑफ नॉर्थ में भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन कि हम लोग आगे बढ़े? मैम इनके नोट्स मिलेंगे सारे जो पीडीएफ आप जहाँ हाँ, से मैंने स्टडी आपको करवा रहे बताया ना स्टार्टिंग में कि आप लोग क्लास एंड होने के बाद, बिकॉज देखिए ये मंथली पेमेंट क्लासेस है, तो जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी वो सारे के सारे नोट्स आपको तुरंत क्लास के 1 या 1.5 घंटे के अंदर अंदर भेज दिए जाएंगे। एंड व्हाट्सएप के अंदर आप लोगों को इस वीडियो रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इसको वापस से रिपीट भी कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे चाहे पर्सनली या ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोग सबको मेल कर दूंगी, ये सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन कि अब हम लोग आगे बढ़े? मैम ये पीडीएफ आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ज्यादा अच्छा नहीं? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं कर पाऊंगी, ये मैं मेल ही कर पाऊंगी, ओके। ठीक है। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे कि कैसे 5 तत्वों का कैसे कहीं कहाँ पे किस दिशा में कैसे इसका निवास स्थान होता है। उसके बाद हम लोग कुछ अदर चीजों पे डिस्कस करेंगे। रोज क्लास के एंड में एक वास्तु टिप दूंगी, एक आप लोग छोटी कॉपी बनाएंगे, एक छोटी कॉपी खरीदेंगे आप लोग, जिस कॉपी के ऊपर लिखेंगे वास्तु टिप्स, छोटी और मोटी बात। उस कॉपी का नाम होगा छोटी और मोटी बात। बस ये रेमेडी करो और लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस देखो, ठीक है। तो इसलिए उस कॉपी के ऊपर ही लिखेंगे छोटी और मोटी बात, जो मैं हर क्लास के एंड में आप लोगों को एक बात बताऊंगी। 5 तत्व का निवास स्थान जो होता है, हमारे ऋषियों ने अपनी गहन साधना एवं चिंतन के द्वारा पंच तत्व के बारे में पता लगाया कि प्रत्येक दिशा पर उनका अलग अलग अधिकार है तथा शरीर के विभिन्न हिस्सों पर भी इनका एक अपना विशेष प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि 5 तत्वों का यह शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जैसे आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। यह एक निर्माण की क्रिया है। शरीर के 5 तत्वों का मस्तिष्क जो होता है हमारा, वो हमारा आकाश तत्व है, कंधे हमारे अग्नि तत्व है, नाभि हमारी वायु तत्व है, घुटने हमारे पृथ्वी तत्व है और पादांत हमारे जल तत्व है। जब मैं रिमेडी पे आऊंगी तब आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी पता चल जाता है कि किस तत्व की प्रॉब्लम से आपको क्या बीमारी हो रही है, और इसको हम किस कलर से या फिर किस तरीके से हम अपने हाथ की इन 5 उंगलियों से भी वास्तु की हम रिमेडी कर सकते हैं। ये हम रिमेडी क्लास में भी सीखेंगे। हाथों में 5 तत्वों का महत्व, अंगूठे आकाश तत्व होती है, तर्जनी जो उंगली होती है वो होती है वायु तत्व, मध्यमा अग्नि, अनामिका जल और कनिष्ठा जो होती है वो होती है हमारा पृथ्वी तत्व। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये लाइफ में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करती है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा दिशाओं से डिग्री का ज्ञान। ये चीज जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम कंपास यूज करेंगे, आप लोग सबको मैं ग्रुप में अमेज़न का लिंक भेज दूंगी कि आप लोगों को कौन सा कंपास यूज करना होगा और डायरेक्शन चक्र कौन सा परचेज करना है। आप लोग जितना जल्दी हो सके उससे परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में सभी के पास वो आने के बाद ही मैं डायरेक्शन निकालना सिखाऊंगी। क्योंकि जब आप लोग सबके पास वो होगा उसके बाद ही आप लोग अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर पाओगे और उसे समझ पाओगे। क्योंकि जब मैं हाथ में डायरेक्शन चक्र लूंगी तो आप लोग सबके पास वो होना चाहिए, जिसे आप अच्छे से सीख जाओ कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं, कैसे हम नॉर्थ डायरेक्शन या इस डायरेक्शन की तरफ फेस करके डायरेक्शंस निकालते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने जा रहे हैं वो है डिग्री। जब हम कंपास यूज करेंगे तब वो किस तरीके की डिग्रीज हमारे इस 16 डायरेक्शंस, 8 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस पे बात करती है। सबसे पहले चीज ये होती है कि ये डिग्री क्या है, क्या चीज है। देखिए, कोई भी चीज जब पूरी होती है, एक जब कोई गोल आकार होता है, एक बिंदु के ऊपर जब भी आप कोई चीज को घुमाते हो तो वो पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री। मतलब कोई भी एक चीज वो है 360 डिग्री। जिस 360 डिग्री को अगर आप 4 में डिवाइड करोगे तो वो 90 डिग्री के हो जाते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग को ये 16 डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहले के वास्तुशास्त्री प्लॉट के 8 भाग करके कार्य करते थे, पर यह तरीका पुराना था, क्योंकि अगर प्लॉट का एक कोना भी कटा हुआ है तो उनके हिसाब से लॉट में उपस्थित देवता गायब हो जाते थे। लेकिन अब हम लोग 16 दिशाओं में बात करते हैं और उस पर ही हम लोग काम करते हैं, जो बिल्कुल सही तरीका समझा गया है। ऐसे होता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश, इसमें मैंने दोनों में दिखाया है। देखिए, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो हिंदी में है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है कि हम टोटली इसको हिंदी में पढ़ाएं। बट अगर ऐसे कोई भी स्टूडेंट है जिनको नोट्स इंग्लिश में भी चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप मुझे मैसेज कर दे ग्रुप में या पर्सनली, मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। देखिए, मैम मुझे इंग्लिश में लगेगा। हाँ हाँ मैम, प्रीति मैम, मेरे को पता है, मैं आपको इंग्लिश में करवा दूंगी पूरा। अब हम बात करते हैं कि पहले जो डायरेक्शंस में काम होता था, ये हम लोगों के 8 डायरेक्शन, मतलब वायव्य कोण, मतलब नॉर्थ वेस्ट, उत्तर दिशा की बात करें नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शंस पे पहले लोग वास्तु वाले काम करते हैं। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बस इन डायरेक्शंस पे ही काम करते हैं, बट 16 डायरेक्शंस का इफेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा देखा गया है। दिशा को जानने का सही तरीका क्या है? आप सुबह देखते हैं कि जिस दिशा से सूर्य का उदय होता है उसकी दाएं तरफ पूर्व दिशा होती है, और यदि आप पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके खड़े हो तो आपके या सूर्य के बाएं तरफ उत्तर दिशा होती है, और आपके या सूर्य के दाएं तरफ दक्षिण दिशा होती है। उत्तर के सामने दक्षिण की दिशा होती है, और आपके ठीक पीछे या मतलब पूर्व दिशा के ठीक सामने पश्चिम की दिशा होती है। इसको हम कैसे समझते हैं? हमारा ईस्ट, जहां से सूर्य उगता है, वो होता है 90 डिग्री का, उसमें हम और 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा साउथ 180 डिग्री का। ये देखिए, मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है, नॉर्थ होता है 0 डिग्री, ईस्ट इज 90 डिग्री, यहाँ से सूर्य उगता है, इसमें और 90 जोड़ेंगे तो अपने लोगों का आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब साउथ, साउथ में 180 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270 डिग्री। इसका मतलब इस 360 डिग्री को हमने जब 4 में डिवाइड किया तब हम लोगों का ये डिग्री निकल गया, और हर एक डायरेक्शन की ये एक डिग्री होती है। ये डिग्री का क्या मतलब है, क्यों यूज करते हैं? जब आप लोगों वो डायरेक्शन चक्र खरीदोगे, जब आप लोग वो कंपास खरीदोगे, तब आप लोगों को एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि जो 45 देवतास बैठे होते हैं उनका एक एक डिग्री के हिसाब से कैसे वैल्यू है। इसीलिए मैंने ये कहा है आप लोगों को कि जब वो सबके पास अवेलेबल हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप लोग परचेस कर लीजिएगा, तब हम लोग आपको इस डिग्री का और देवताओं का कैसे किस डिग्री पे इफेक्ट पड़ रहा है तो हमें और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। तो डायरेक्शंस के बारे में देखिए, हर कोई चीज 360 डिग्री की होती है। जब हम 4 डायरेक्शंस की बात करेंगे, जब हम अपना हाथ ऐसे करके खड़े होते हैं, पूरा हाथ फैला के, तो वो जो ये 4 दिशा हमारी निकलती है वो 90 डिग्री पे डिवाइड करने पे निकलती है। तो अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा हर एक डायरेक्शन की डिग्री होती है। बट अब अगर हम बात कर ले 8 तरीके से, अगर हम लोग 8 तरीके से अगर डिवाइड कर ले अपने डायरेक्शंस को, तो हम 360 को 8 में डिवाइड कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो 45 डिग्री, ईस्ट 90, साउथ ईस्ट जो होता है 135 डिग्री, साउथ इज 180 डिग्री, साउथ वेस्ट इज 225 डिग्री, वेस्ट इज 270 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट इज 315 डिग्री एंड नॉर्थ इज 360 डिग्री। अगर इसी को अगर हम 16 डायरेक्शंस में डिवाइड कर दें तो और भी हमें छोटे छोटे पार्ट्स मिल जाएंगे। कैसे? क्योंकि वो 2.5 डिग्री पे चले जाएंगे। हर एक छोटी छोटी जो डायरेक्शन होगी वो 22.5 पे होगी। जैसे देखिए इसका कैसे होगा, हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की देखिए, जैसे ये हमारे 16 डायरेक्शन है, 0 डिग्री से 225 इसमें जोड़ेंगे तो 22.5। किसी ने ज्वाइन किया आई थिंक। अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की तो इसमें और हम 22 जोड़ेंगे तो 45 डिग्री, इस नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो 67.5 डिग्री, ईस्ट की बात करेंगे 90 डिग्री, इस साउथ ईस्ट की बात करेंगे। ये ये डिग्री क्यों लोगों को याद करनी होती है? एक्चुअली क्या होता है कि आप डायरेक्शन लोगों को याद आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि
पर्सन्स जब कंपास देखते हैं तब वो ऐसे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द वास्तु लोग, कि इसका ये इस डायरेक्शन में 22.5 डिग्री में दिशा घूमी हुई है, 67.5 में ये दिशा इतनी मतलब घूमी हुई है, या फिर इस डिग्री में इतना प्रॉब्लम है। ये ऐसे लोग लैंग्वेज यूज करते हैं तो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का वास्तु हो जाता है, इसलिए डिग्री थोड़ी बोली जाती है। बट इसमें हम लोग 16 डायरेक्शन को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डिग्री का नॉलेज होना चाहिए। डिग्री का नॉलेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप डायरेक्शन चक्र यूज करोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि इस डायरेक्शन की ये इतनी डिग्री है और उस डिग्री के अंदर ये 2 देवताओं का वास है। तो वो नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए जब आप वो कंपास और डायरेक्शन चक्कर खरीदोगे तो, और आपको वो देखते से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका इफेक्ट क्या है और क्यों इस डिग्री को इंसान को बोला गया है। तो इंसान इजीली बोल देता है कि इसके इस डिग्री के मध्य में इसका प्रॉब्लम है, तो इसको इतना डिग्री अगर घसका दिया जाएगा, तो जैसे कि अपने लोग देखते हैं कि जब बोलते हैं किसी का घर कितना घसका हुआ है, 0 डिग्री से लेकर कितना वो मतलब घसका हुआ है, तो उस इंसान को समझ में आ जाता है कि ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ मुड़ा हुआ है। मतलब कोई इंसान बोलेगा जीरो से अगर 45 की तरफ अगर घिसका हुआ है, तो आप चाहे डायरेक्शन बोले नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे घर घुमा हुआ है, या 45 डिग्री की तरफ घर घुमा हुआ है, तो जब हम 60 डायरेक्शन निकालेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये कंपास यूज करने के लिए इस डिग्री की बहुत जरूरत होती है। तो ये डिग्री में आपको तो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, कितना इजी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। जब भी आप बात करोगे 4 डायरेक्शन के बारे में, 360 को 4 में डिवाइड कर दो, उसके बाद या फिर एक काम करो, इस डायरेक्शन को 90 मांग के फिर उसमें 90 जोड़ दो, फिर उसमें 90 जोड़ दो, फिर उसमें 90 जोड़ दो, ये अपनी 4 दिशा निकल गई। फिर जब भी अगर आप बात करोगे कि आपको बात करना है कि हम 8 डायरेक्शंस के बारे में अगर बात करें, इस डायरेक्शन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो भी बहुत इजी है। 90 डिग्री, 90 में 45 जोड़ दो, 135, फिर उसमें 45 जोड़ दो। देखिए मैंने इस तरीके का नोट्स कोई भी एस्ट्रोलॉजर प्रोवाइड नहीं करता है, वो एकदम ऐसे कंफ्यूज वाला डिग्री बना देता है, बट मैंने कितना इजीली बताया है। कोई भी आपसे पूछेगा बहुत इजीली बोल पाओगे, जैसे उसमें 45 ऐड करना है। इस पे अगर हम बात करें कितनी डिग्री में वो देवतास आए हैं या कितनी डिग्रीज में वो प्रॉब्लम आई है डिग्री में, तो हम बोल देंगे 90 डिग्री। 90 अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की तो और उसमें 45 जोड़ दीजिए, 135। और ऐसे करके आप जब 8 डायरेक्शंस की बात कर रहे हो तो आप इसमें 45 ऐड करते जाओ, और आगे जब आप 16 डायरेक्शंस की बात कर रहे हो तो इसमें आप 22.5 जोड़ते जाओ। तो कितना इजीली अपने लोगों को, ऐसे ही इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग इतना टेंशन मत लीजिएगा कि ये मैडम क्या बता दिया आज फर्स्ट ही क्लास में। जब आप दो तीन ही जब डायरेक्शन चक्र से और कंपास से जब आप 16 डायरेक्शंस निकाल लोगे, ये आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगा। फिर ये चीज आपको इतनी बड़ी ये क्या है ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मैम जो कंपास का लिंक है वो आज सेंड करोगे तो फिर आज ही मंगवाने पड़ेंगे कल, है ना? हाँ, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी 2-3 क्लास तो थोड़ी बेसिक ही चलेगी, लेकिन उसके बाद मतलब मैं 8 डायरेक्शंस, मतलब जो अपने लोगों के डायरेक्शंस हैं, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सब जो अपने लोगों के मेन जो डायरेक्शंस हैं, उसको पढ़ने के बाद मतलब आप समझ लीजिए कम से कम 2 से 3 क्लास के बाद उसका सबसे ज्यादा जरूरत होगा। बट क्या होगा कि मैं बीच बीच में दूसरी तीसरी क्लास में जैसे जैसे डिग्री के बारे में बोलूंगी या फिर डायरेक्शंस के बारे में जब मैं आप लोगों को बोलूंगी, तो अगर वो आपके सामने होगा ना तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप लोगों को क्या है ना मैम कि बाद में, हाँ बोलिए। जैसे कुछ मोबाइल के एप्स होते हैं जो कंपास का काम करते हैं और उसमें डिग्री वाइज पूरा बताया गया रहता है, तो क्या उसका इस्तेमाल करना सही है या क्या किया जा सकता नहीं, है? बिल्कुल गलत है। मैं आप लोगों को वो लिंक भी भेज दूंगी जो मोबाइल का सबसे सही कंपास है, जो ठीक है मैं भी यूज करती हूँ। सो एक देखिए, दूसरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी बोले वो अपना कैमरा ऑन करके बोले, क्योंकि उससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इतना सा तो मुझे लगता है कि आप लोग करोगे। तो क्या है कि मोबाइल के सभी कंपास सही नहीं होते हैं, उससे अगर सही डिग्री नहीं निकलेगी तो आप सही 16 डायरेक्शंस नहीं निकाल पाएंगे, और आप 16 डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे तो आप सामने वाले को, जैसे इंसान कुंडली देखते ही बोल देता है ना कि ये प्रॉब्लम है, वैसे इंसान 60 डायरेक्शन निकाल के बोल देता है कि तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे वो 16 डायरेक्शन निकालता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे टॉयलेट आपके लाइफ में मनी एंड अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में मैरिज का प्रॉब्लम है, आपके घर में पितर दोष है। एकदम 16 डायरेक्शन निकालने के साथ ही आप बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन वही आप सेंटर ठीक नहीं निकाल पाए और 16 डायरेक्शन सही नहीं है, आप सामने वाले को बोलोगे मेरे को आपको मनी एंड अपॉर्चुनिटी, वो बोलेगा नहीं मेरे तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, वो बोलेगा नहीं मेरे तो सेविंग्स में प्रॉब्लम है।
तो ये जो कंपास है उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश कीजिएगा कि मैं जो आप लोगों को कंपास और डायरेक्शन खरीदने बोल रही हूँ, आप लोग उसी को यूज करें। देखिए आज मैं 6 साल से कर रही हूँ, सो मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स लोगों को इसका अच्छा इफेक्ट मिला है। और मोबाइल का जो ऐप यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगी। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे ग्रुप में रिमाइंडर दिला दीजिएगा, बिकॉज क्लास खत्म होने के बाद भी फिर काफी वर्क हो जाता है। तो आप लोग मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो मोबाइल वाला भी डाल दूंगी। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे डायरेक्शंस के प्रॉब्लम तत्वों के में कौन से डायरेक्शन क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्या इनका कारण है और क्या इनका समाधान है। ठीक है, क्रिएशन, कंट्रोल एंड बैलेंसिंग ऑफ डायरेक्शंस। जैसे आप देख रहे हो, पानी है जो वायु को, वायु है जो फायर को, फायर जो है अर्थ को, और अर्थ जो है स्काई को, ये ऐसे एक दूसरे को क्रिएट करते हैं और हर पीछे वाला डायरेक्शन उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, नॉर्थ हमारे जल की दिशा है और जल प्रगति मतलब ईस्ट को पैदा करती है। और वायु, आपने देखा ना कि कहीं पर भी आप पानी देखेंगे तो अपने आप पेड़ पौधे उग जाते हैं। कहीं पर भी ऐसा पानी होगा तो वहां ऑटोमेटिकली कोई ना कोई पेड़ अपने आप लग जाएगा, मतलब अपने आप प्रगति जो है जो अपने आप पैदा हो जाती है। तो जल से क्या होता है, प्रगति पैदा हो जाती है। वायु जब अधिक हो जाती है तो अग्नि साउथ को पैदा कर देती है, और अग्नि से ही पृथ्वी मतलब गोल, जल के कोई भी चीज एकदम कठोर और वो जो हो जाती है उस तरीके की चीज बन जाती है। अग्नि में से पृथ्वी, और वायु क्या होता है, श्वास। तो जब भी पेड़ पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, वायु जब भी अधिक हो जाता है तो अग्नि पैदा होने लगती है और अग्नि से ही पृथ्वी निकलती है और पृथ्वी से ही लोहा बनता है, मतलब मेटल की उत्पत्ति होती है। आकाश को हम लोहा और पानी दोनों से कंसीडर करते हैं, और आकाश से पानी बरसता है जो जल की उत्पत्ति होती है। तो आप यह कह सकते हैं कि जल का बेटा वायु है। क्या समझा हमने यहाँ पे, जल का बेटा वायु है। ये मैंने आपको एकदम क्लास स्टार्ट होते ही बोला था कि जब मैं फादर और सन की बात करूं तो वो चीज लिखते जाना, नोट करते जाना, या वीडियो सुनने के बाद 2 कॉपी जरूर बनाना। कुछ कुछ बातें जो मैं बोल रही हूँ नोट करना, और एक छोटी और मोटी बातों का। तो आपने ये देखा कि वाटर जो है उसका बेटा है वायु। ठीक है, जल का बेटा वायु है और पिता आकाश है। जब भी कोई कट होता है तो पीछे के डायरेक्शन से बढ़ाते हैं और आगे के डायरेक्शन से घटाते हैं। कट और एक्शन वाले चैप्टर में ये बाप बेटे काम आएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। जल का बेटा वायु है और पिता है आकाश, उसको इसने उत्पत्ति करी और इसने इसको पैदा किया। ठीक है, तो जब भी कोई डायरेक्शन बढ़ानी हुई इसको यूज करेंगे और घटानी हुई तो इसको यूज करेंगे कट एंड एक्सटेंशंस में, और उसको डीप में जानेंगे कैसे मिरर भी यूज किया जाता है कट एंड एक्सटेंशन में। पिता आकाश है, वायु का बेटा है अग्नि और पिता जल है, और अग्नि का बेटा पृथ्वी है और पिता वायु है, और पृथ्वी का बेटा आकाश है और पिता अग्नि है, और आकाश का बेटा जल है और पिता पृथ्वी है। इस प्रकार 5 तत्वों के एक दूसरे को क्रिएट करते हैं और जन्म देते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कारण और समाधान, इसमें एक कैसे इसको कंट्रोल और बैलेंस किया जाता है। पानी जो है वो पूरी तरीके से अग्नि को बुझा के बर्बाद कर देती है, और अग्नि मतलब अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में अगर पानी में अग्नि आ जाए या अग्नि में पानी आ जाए तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय, वो डायरेक्शन डिस्ट्रॉय, उससे मिलने वाली चीजें डिस्ट्रॉय, सब कुछ बर्बाद होने लगती है। अग्नि किसको डिस्ट्रॉय करती है, आकाश को डिस्ट्रॉय कर देती है। आकाश किसको डिस्ट्रॉय करता है, वायु को, और वायु डिस्ट्रॉय करता है अर्थ को, और अर्थ डिस्ट्रॉय करता है वाटर को। तो ये इन लोगों का क्रिएशन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। आप इसको इस प्रकार समझे कि पानी और जल सबसे अधिक किसको नुकसान करता है, वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, लोहे को। तो आप इन चारों में से पाएंगे कि पानी सबसे अधिक अग्नि को नुकसान करती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पानी अगर अग्नि की दिशा में आ जाता है तो अग्नि बुझ जाती है, और इसी प्रकार अग्नि सबसे अधिक किसको नुकसान करती है, पृथ्वी को, लोहे को, पानी को या पेड़ को।
तो आप पाएंगे कि अग्नि आकाश यानी लोहे को पिघला देती है। और इसी प्रकार लोहा सबसे अधिक किसका नुकसान करता है? पानी का, पेड़ों का, आग का या पृथ्वी का? तो आप पाएंगे कि लोहा वायु यानी लकड़ी को काट देता है। और इसी प्रकार पेड़ सबसे अधिक किसका नुकसान करते हैं? जैसे अग्नि का, पृथ्वी का, लोहे का या पानी का? तो आप पाएंगे कि वायु यानी पेड़ के बारे में माना जाता है कि पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही जमीन के नीचे तक चला जाता है। इस कारण हम यह मानते हैं कि पेड़ जमीन को फाड़ देता है। इसी प्रकार यानी मिट्टी सबसे अधिक किसको नुकसान करती है? जैसे लोहे का, पानी का, पेड़ का या अग्नि का? तो आप पाएंगे कि मिट्टी यानी पृथ्वी जल को सुखा देती है। जब भी मिट्टी में पानी डालोगे तो वो सूख जाएगा। इसी प्रकार 5 तत्वों का एक दूसरे को भी कंट्रोल करने और डिस्ट्रॉय करने का हक होता है और वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज इसी किसी डायरेक्शन में पड़ी हुई है, ऐसे किसी डायरेक्शंस में रखी हुई है जो इस तरीके से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रही है, चाहे वो चीज किसी भी फॉर्म में नहीं हो। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग शेप में क्यों दिया है। ठीक है, इसमें शेप का भी अपना मतलब है। वाटर जो होता है वो ऐसे वेव शेप का होता है। अगर वाटर की डायरेक्शन में मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में अग्नि के शेप की भी कोई चीज आ गए तो भी वो डिस्ट्रॉय करेगी चीजों को। या फिर अग्नि के यहाँ पर किसी भी वेब के शेप की भी अगर चीज आ गई, वेब के शेप की भी अगर कोई आपकी फोटो है, वेब के शेप की भी कोई अगर आपने वहां पे, जैसे कि लोग किचन में आजकल अन्नपूर्णा माता की फोटो लगाते हैं, कुछ भी ऐसा लगाते हैं, तो उसमें अगर ब्लू कलर किया हुआ है, ठीक है, उसके उसका जो फ्रेम है उसमें चारों तरफ ब्लू कलर किया हुआ है, या फिर उसका जो शेप है वो कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टाइप का शेप है, इसका मतलब इसमें जो दिखाया गया है छोटा या बड़ा वैसा नहीं, किसी भी तरीके का अगर वेव टाइप का शेप है या फिर वो कहीं से फट गई है तो वो वैसा शेप क्रिएट कर रही है, तो भी वो प्रॉब्लम है हमारे अग्नि में। तो ये जो शेप दिखाए गए हैं आपको कि जो ये नॉर्थ डायरेक्शन में जो शेप यूज करना है किसी भी चीज का, चाहे वो फोटो हो चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उसका शेप भी ऐसा वेव में ही होना चाहिए। हम अगर वायु की बात करें, मतलब ईस्ट डायरेक्शन की बात करें, तो हमारे घर में उस डायरेक्शन में इस तरीके का स्क्वायर ही होना चाहिए, तो ही हम अपने लाइफ में हमें उस चीज से रिलेटेड सक्सेस मिलता है। और यहाँ पर बिल्कुल भी कौन इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? ये गोल गोल चीज जो है, ये गोल शेप जो है, आकाश तत्व जो है, ये शेप इसको बहुत नुकसान दे रहा है। जैसे नॉर्थ में क्या नुकसान दे रहा है? ये शेप नॉर्थ को नुकसान दे रहा है। अग्नि को कौन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, यहाँ पे कौन सा शेप नुकसान कर रहा है? वेव शेप सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। और आकाश में कौन सा सबसे ज्यादा शेप नुकसान कर रहा है? अग्नि। अग्नि डिस्ट्रॉय कर देती है आकाश को, तो यहाँ पे ये शेप नहीं होना चाहिए, इस शेप की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे आकाश किसको डिस्ट्रॉय करिए? वायु को। मतलब इस डायरेक्शन में गोल कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी फोटो या फिर कोई भी चीज ऐसी जो मतलब हमारे राउंड शेप में हो, वैसी चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि साउथ वेस्ट में जो फोटो लगानी है वो ऐसे थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, जिसके चारों तरफ येलो कलर का अगर आप लोग बाउंड्री कर देते हो तो उसका और अच्छा इफेक्ट मिलता है। और जो फ्रेम है अगर वो भी अगर गोल्डन कलर का हो तो और भी अच्छा उसका इफेक्ट मिलता है। और हस्बैंड वाइफ की जो फोटो हो वो बिल्कुल भी किस कलर की नहीं होनी चाहिए? ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि, ये वायु जो है वो अग्नि को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो वहां पे हम क्या नहीं होना चाहिए? कोई ग्रीन ग्रास पे खड़े हुए हस्बैंड वाइफ की फोटो, कोई ग्रीन कलर का कपड़ा पहने हुए हस्बैंड वाइफ की फोटो, ये भी थोड़ी नुकसान करेगी। छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ में वास्तु में चेंज करने से लाइफ बिल्कुल बेटर हो जाती है। जैसे कि बहुत अच्छी रेमेडी है ये हस्बैंड वाइफ के लिए। एक तो मेरे यूट्यूब में डाली हुई भी है हस्बैंड वाइफ के लिए रेमेडी, बेड के नीचे एक पेपर रखने की, वो तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। एंड अदर ये है कि हस्बैंड वाइफ की वहां फोटो लगाने से या फिर फैमिली की भी फोटो लगाने से, जैसे आपकी पूरी फैमिली की में अगर किसी की अनबन है, फादर के साथ नहीं बनती, मदर के साथ नहीं बनती, या किसी के साथ भी अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो भी यहाँ पे फोटो लगाने से, और उसे वहां पे कौन सा कलर नहीं होना चाहिए? ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। बट इसीलिए कहा जाता है कि देखिए हम लोगों को क्या होता है, विंडो
या फिर जो हमारा गेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम उसकी रेमेडी करने जाते हैं तो हम क्या पूरे विंडो को मतलब कलर कर देते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं, जिस विंडो के चारों तरफ वो पट्टी लगा देते हैं जो वो डायरेक्शंस में है, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको उस कलर से काट देते हैं। ठीक है, दरवाजे का क्या करते हैं, बस दरवाजे के सामने रेमेडी कर देते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जब साउथ वेस्ट में कोई भी फोटो लगाएं और उसके हम चारों तरफ अगर येलो रंग की बाउंड्री कर दे, तो उसके अंदर में अगर कोई नेगेटिव कलर भी हो जो आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो भी वो अच्छा इफेक्ट देने लगेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस वहां से निकल ही नहीं सकता है ना। जब आपने उसको ब्लॉक कर दिया, जब आपने उसको लक्ष्मण रेखा बना दी, अब सीता जी बाहर आएगी तो प्रॉब्लम होगा ना, सीता जी आएगी नहीं तो प्रॉब्लम क्यों होगा? तो वो लक्ष्मण रेखा ही पार नहीं कर पाएगा कोई लोग। ठीक है, तो वो हम अगर येलो अगर फोटो में लगा दे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पे हमारे ईस्ट डायरेक्शन में कोई भी चीज पड़ी है और हमारे ऐसे मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में, लोग आप कितना भी चाहें लेकिन लोग वास्तु नहीं करेंगे, वो लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, उन्हें बिलीव ही नहीं है, तो आप कुछ मत करिए, जस्ट उस फोटो के चारों तरफ ये ग्रीन रंग की पट्टी कर दीजिए, बस आपको अच्छा इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी, उसकी जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है वो बाहर नहीं आएगी। यही बात अगर हम करें नॉर्थ डायरेक्शन की, तो उसके चारों तरफ ब्लू रंग की पट्टी कर दीजिए। यही हम अगर बात करें वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी चीज पड़ी है, जैसे मान लीजिए समटाइम्स क्या होता है कि लोग साउथ वेस्ट में एज पर एस्ट्रो वास्तु अपने अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि अगर वो वहां पे अपना घड़ी लगाएं घर पे, तो उनका बिजनेस में और सक्सेस होता है। वेस्ट में भी घड़ी अच्छी होती है। लोग समय बोलते हैं कि वेस्ट में सूर्य डूब जाता है तो समय डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बोलते हैं खाली। लेकिन जो बिजनेस करते हैं उनके लिए बेस्ट डायरेक्शन है वॉच लगाने का, क्योंकि वहां पे मरकरी आ जाती है और वॉच इज मरकरी। सो क्या होता है कि हम जैसे ही उसको नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस करते हैं हमारे लाइफ में सबसे, अब मान लीजिए किसी की घड़ी लाल कलर की है या फिर किसी की वॉच ही कुछ अलग कलर की है, जैसे हम देख रहे हैं कि अग्नि डिस्ट्रॉय करती है आकाश को, तो यहाँ पे आप वेस्ट डायरेक्शन में अगर रेड कलर की वॉच भी लगा दोगे तो वो तो आपको बिजनेस में नुकसान करना शुरू कर देगी। तो आपको कितना इजीली इसको यूज करना है, कुछ नहीं करना, बस जो आपकी घड़ी है उसके चारों तरफ एक व्हाइट रंग की पट्टी कर देनी है। पूरा व्हाइट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके घर के लोग उसको परमिशन ही नहीं देंगे। जो मानते होंगे वो भले ही परमिशन देते, बट जो नहीं मानते हैं वो आपसे उल्टा लड़ाई और करने लगेंगे, और लड़ाई करेंगे तो आपके घर की डिजायर्स, फुलफिलमेंट, प्राप्ति सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि घर में अगर झगड़ा होता है तो वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, और वेस्ट डायरेक्शन खत्म होगा तो सारी डिजायर्स खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस झगड़े को खत्म करने के लिए जस्ट उस पर व्हाइट रंग की पट्टी कर देनी है। हम जैसे ही उस पर व्हाइट रंग की पट्टी करेंगे उसकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, किसी भी तरीके से वो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी ही नहीं। जैसे अगर हम बात करें साउथ वेस्ट में तो उसको येलो पट्टी कर दीजिए, साउथ ईस्ट में कोई चीज है तो उसको येलो पट्टी कर दीजिए, और अगर ईस्ट में है तो उसको ग्रीन कलर से कवर अप कर दीजिए, नॉर्थ में है तो उसे ब्लू कलर से। और लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, हम किसी भी चीज को कलर से रोक सकते हैं, बट शेप जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर हो सके तो उस शेप की चीजों को बिल्कुल हटा दीजिए, या फिर उसको उस शेप में लाने की कोशिश कीजिए जो उस डायरेक्शन का शेप है, तो उसका इफेक्ट आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रिमेडी करने के बाद भी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस पे अपने लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास का अपना डिटेल्स यहाँ तक का ही है। एनी अदर क्वेश्चन आप लोग का? मैम किसी जो का भी? आपने पहले कराया था कि ऊपर वाला इससे थोड़ी देर पहले करवाया था ना कि कौन किसको क्रिएट करता है, कौन किसको पैदा दिखाती हूँ करता मैं। है, वो थोड़ा डिटेल में समझा दो प्लीज। ये वाला, हाँ जी। है ना, देखिए इसको डिटेल में समझिए। नॉर्थ जल की दिशा है, ठीक है, और जल प्रगति मतलब ईस्ट को पैदा करती है। ठीक है, जहां पानी होगा वहां अपने आप पेड़ पौधे उगने लगते हैं। तो जी आप इस क्रिएशन से समझिए तो आपको और अच्छे से याद होगा, है ना। जब आप इस सर्कल को देखेंगे आपको और अच्छे से याद होगा। पानी किसको पैदा कर रहा है? वायु को, ईस्ट डायरेक्शन को पैदा कर रहा है। और ईस्ट किसको पैदा करती है? फायर को पैदा करते हैं। इसीलिए मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए बनाया है कि इसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो लैंग्वेज यूज करी वो पॉइंट टू पॉइंट इसमें लिखा है। देखिए, ईस्ट को पैदा करता है, वायु जब अधिक हो जाती है तो अग्नि पैदा होती है।
ठीक है, लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पेड़ पौधा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, काट देते हैं, काट के उसमें आग लगा देते हैं और उसमें अपना हाथ सेकना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। समटाइम्स आप तो जी ये जी देखोगे ना, लोग की लकड़ी आती कहाँ से है, पेड़ से ही तो आती है। तो लोग क्या जी करते हैं, उससे क्या उत्पन्न हुआ, अग्नि उत्पन्न हुई। तो हम्म, पानी ने क्या पैदा किया, प्रगति पैदा करी, प्रगति ने क्या पैदा किया, अग्नि पैदा कर दिया। कितना इजी सिस्टम समझा ना आपने, इट्स सो इजी। हम्म, तो वायु जब अधिक हो जाती है तब अग्नि पैदा हो जाती है, और जब अग्नि से पृथ्वी, कोई भी चीज अगर जल गई, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी इतनी चीजों को जलाया तो वो इतनी सी हो जाएगी, तो वो क्या हम्म, बन जाएगी, पृथ्वी बन जाएगी, मतलब टाइट हम्म, टाइट एक ठोस चीज बन जाएगी। तो वो हम्म, पृथ्वी निकलती है, और पृथ्वी में से ही लोहा, मतलब आकाश और मेटल की उत्पत्ति होती है। क्योंकि उस वो जो चीज हम लोग जला देते हैं, जो चीज वो ठोस चीज जो बन जाती है, जब उसको हम ठोकते हैं, जब वो बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो वो लोहा बन जाती है। आकाश को हम लोहा और पानी दोनों से कंसिडर करते हैं, और आकाश से पानी बरसता है, ऊपर आकाश से पानी बरसता है जो जल की उत्पत्ति करता है। जब बारिश होती है तो पानी आता है, तो वो जल को पैदा कर रहा है ना। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा था, आकाश किसको पैदा कर रहा है, स्काई किसको पैदा कर रहा है, वाटर को पैदा कर रहा है। कैसे पैदा कर रहा है, जब बारिश होती है ऊपर से तब पानी हम्म, बरसता है, और जब पानी बरसता है तब ये वाटर एलिमेंट अपने आप क्रिएट हो जाता है। जब वाटर एलिमेंट क्रिएट होंगे तब अपने आप पेड़ पौधे लग जाएंगे, पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे तो अग्नि बन जाएगा। जैसे ही अग्नि बुझ के थोड़ी थोड़ी खत्म हुई तो वो अर्थ बन गई। और जैसे ही अर्थ पूरी तरीके से, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो ठोस एक स्काई भी बन जाता है। हम्म, इसलिए बोला गया इसको वाटर और स्काई दोनों बोला जाता है, क्योंकि वो पानी को भी बरसाता है, और वो एक लोहा, एक पत्थर, एक मतलब चीज बन जाता है। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि वेस्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग शनि के लिए लोहे की चीज भी वहां पे रखवाते हैं। तो अग्नि में से हम्म, पृथ्वी निकलती है, और पृथ्वी में से ही लोहा और मेटल की उत्पत्ति होती है। आकाश को हम लोहा और पानी दोनों से कंसिडर, तो आकाश से ही पानी बरसता है जो जल की उत्पत्ति होती है। तो आप यह कह सकते हैं कि जल का बेटा वायु है। ठीक है, क्यों, अब बेटा तो वो हुआ ना जो उसको पैदा करेगा, जिसको वो पैदा करेगा। पानी पैदा कर रहा है वायु को, तो ये क्या हुआ, ये इसका फादर हुआ, ये इसका बेटा हुआ। वैसे इसके लिए हम्म, ये इसका बेटा होगा, ये इसका फादर होगा। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, जिससे कि जब आपने लोग कट और एक्सटेंशन का रिमेडी करेंगे तब मैं आप लोगों से यही पूछूंगी कि बताओ आकाश का बेटा फादर कौन है, और उसका बेटा कौन है। तब हम लोग कट और एक्सटेंशन की रिमेडी करेंगे, इसलिए ये मैंने समझाने के लिए बहुत इजीली नोट्स बनाए हैं जो जल की उत्पत्ति करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जल का बेटा वायु है, और उसका पिता आकाश है, क्योंकि वो उसको पैदा कर रहा है और ये इसको पैदा कर रहा है। वैसे ही वायु का बेटा अग्नि है और पिता जल है, और अग्नि का बेटा पृथ्वी है और पिता वायु है, और पृथ्वी का बेटा आकाश है और पिता अग्नि है, और आकाश का बेटा जल है और पिता पृथ्वी है। इस प्रकार पांचों तत्वों के एक दूसरे को क्रिएट करने और जन्म देने को ही हम लोग 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, और यही सबसे मेन चीज है जिसको आप हर रेमेडी और महावास्तु में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इस 60 डायरेक्शन में कैसे क्या यूज करेंगे ये हम लोग समझेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि, जी मैम होगी क्लियर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कितनी बार भी पूछ सकते हैं। एंड कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। किसी किसी को ग्रुप में पूछने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जब मुझे जैसे हाँ टाइम होगा मैं आप लोगों को आपसे जी बात कर लूंगी। आप लोग एक बार सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे, हम लोगों को क्लास की टाइमिंग के बारे में बात करना है। तो प्लीज आप लोग सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रीति जी आप अपना कैमरा ऑन करेंगी, आरती जी, गिरधारी जी, विश्वनाथ जी सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे। हाँ, अभी एक्चुअली देखिए अपने लोगों की जो क्लास चल रही है अभी संडे 8:30 से 10:30 चल रही है, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये क्लास क्या आप लोगों को सूट करी है, कि वीकडेज में मेरा एक ट्यूसडे को, फ्राइडे को, ये 2 क्लासेस मेरी नाइट की चल रही है, तो ये 2 दिन मैं शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ।
उसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसे शिफ्ट कर सकती हूँ। और मॉर्निंग में मेरे 2 बैच कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग आप लोग कंफर्टेबल होगे, क्योंकि मॉर्निंग की जो मेरी बैचेस है वो 10:30 बजे से है। तो और कोई डेज में अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी बैच शिफ्ट हो, तो आप सभी मुझसे अभी भी बात कर सकते हैं, या ग्रुप में आप लोग साथ में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि इस ग्रुप में 1-2 जन के पास मेरे पास मैसेज आया था कि मैम संडे को हम लोग हो सकता है कभी बाहर जाएं, तो थोड़ा-सा हमें दिक्कत हो जाता है। तो मेन वास्तु टिप है, वो आप लोग लिख लीजिए, जिसे कहते हैं हम छोटी और मोटी बात। तो वो आप लोग लिख लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे घर में है वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लोगों को कल के दिन ही, सोमवार के दिन, आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक पीतल का लोटा लेना है। उस पीतल के लोटे में गंगा जल, या फिर अभी आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो तो कोई भी वाटर हो, उसके अंदर रखना होगा। उसके ऊपर उस पीतल के की ही एक कटोरी रखनी होगी, उसके ऊपर 4 हल्दी की गांठ रखनी होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप लोगों को एक पीतल का लोटा लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, उसके ऊपर एक पीतल की कटोरी रखनी है, उसमें 4 हल्दी की गांठ होगी। रीजन क्या है? 4 हल्दी की गांठ मतलब जुपिटर। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एज पर एस्ट्रो वास्तु वहां पे जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है। तो किसी भी तरीके की कुंडली का कोई भी प्रॉब्लम हो, बाद में इसको अपने लोग समझेंगे, बस आप ये रिमिडी कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो पीतल के लोटे में, पीतल के कटोरी के ऊपर 4 हल्दी की गांठ रखनी है, और उसको हर पूर्णिमा के दिन चेंज करना है। एवरी पूर्णिमा के दिन हल्दी की गांठ कभी चेंज नहीं होगी, बट वो जो पानी है वो चेंज करना होगा। एक चीज और बता देती हूँ, ये सभी के लिए है, बट किसी की कुंडली में भी 4th हाउस में मंगल बैठा होगा, वो उस पानी में मीठी सौंफ डाल देगा। तो ये अलग से नीचे लिख लीजिएगा। जिनका भी 4th हाउस में मंगल है, तो वो जुपिटर उसको कंट्रोल कर लेता है, तो उसमें थोड़ी सी मीठी सौंफ डालनी है। अगर 4th हाउस में मंगल नहीं है, तो आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ पानी, हल्दी की गांठ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठा देंगे। एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपको लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा, और इसका इफेक्ट भी लाइफ में बहुत अच्छा है। ओके, मैडम हल्दी की गांठ चेंज तो नहीं करनी? सुनाई दे रहा है? हल्दी की गांठ उसको कब कब चेंज करना ऐसे है? क्यों? हल्दी की गांठ में जब आपको लगे कि थोड़ी बहुत वो गंदी हो रही है, या फिर, लेकिन जो भी करना है पूर्णिमा के दिन, पूरे चंद्रमा, पूरे पूर्णिमा के दिन हमको इस चीज को चेंज करना होगा। दिन में मतलब डे टाइम में, हाँ, मॉर्निंग में, नहीं मॉर्निंग में नहीं, पूर्णिमा जब रात में, जब चांद पूरा पूर्णिमा का फुल टाइम मून होता है, रहे। उस समय ये पूजा करनी है, और उस समय इसको चेंज करना है। वो ओके। ज्यादा इफेक्टिव है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो मैम ये उस समय किस पर्पस के लिए वैसे इसका, इसका अगर कौन पर्पस सी हम एस्ट्रो कुंडली में? वास्तु में सीखेंगे। हाँ बोलिए। मैम पूर्णिमा के दिन मतलब पूर्णिमा की रात को या दिन को? नहीं, पूर्णिमा को रात को बताया ना मैंने आपको, रात में चेंज करना है, जब पूरी तब तरीके से वो 8 वाइब्रेशन हमारे आसपास हो। 8 से समझो 8 से 10 बजे के बीच में, या समथिंग, हाँ रात के 8 से 10 बजे। हाँ, जिस समय आपको अपने कैलेंडर देख लीजिएगा, पूरा पूर्णिमा का टाइम, पूर्णिमा प्रेजेंट होगा, उसी टाइम आपको ये काम करना है। एंड जब थोड़ी थोड़ी हल्दी की गांठ, वैसे 6 महीना साल भर तक हल्दी की गांठ के कुछ नहीं होता है, आफ्टर दैट आप उसको चेंज कर सकते हो, बट पानी जरूर चेंज करना है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इससे आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा कुंडली में, और आपका जुपिटर भी अच्छा होगा। क्या इफेक्ट है, क्यों है, ये सब हम एस्ट्रो वास्तु में सीखेंगे, बस इसको छोटी और जल मोटी होगा बातों में उसको, नोट कर मतलब जो लीजिए। जो उसमें जल था मैम, उसको कहाँ मतलब रखें, किसी पेड़ में डाल देंगे या किसी पानी में मिला देना है उसको? नहीं, आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर घर में कोई पेड़ है तो आप उसमें डालो तो और भी अच्छा इफेक्ट है। और आपके घर में अगर कोई भी ऐसे बीमार रहते हैं ना, तो उनके पास भी रोज रात में पानी रख के सोइए, उसकी भी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये भी एक बहुत अच्छा वास्तु इफेक्ट है। तो चलिए, आज अपने लोगों का यहीं पे एंड करते हैं। मैम मैम हाँ रखना बोलिए। कितने बजे है? वो जो आपने बताया है पीतल के बर्तन में पानी रखना है, वो मॉर्निंग में कितने बजे रखे? नहीं, मॉर्निंग में नहीं रखना है मैम, वो पूर्णिमा के दिन अपने लोगों को रात में रखना है। जितनी रात में रखेंगे, रात में नहीं तो 12 बजे कल, से पहले। जैसे कल सोमवार है तो कल नहीं रखना, सिर्फ पूर्णिमा जब होगी तब? यस मैम, सिर्फ पूर्णिमा में ही रखना है, जो महीने में एक दिन आती है। जो हर 15 दिन के बाद अमावस्या, फिर जो पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में ही ये पानी चेंज होगा। और उस पूर्णिमा में ही, जैसे अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, आप लोग कल रख सकते हो, अभी आप लोग 15 दिन आपके पास टाइम है, आप रख सकते हो। बट जब पानी चेंज करोगे, मैं रख सकते हो अभी शुक्ल पक्ष में, जो हमारा चांदन पक्ष चल रहा है, जिसमें हम हर तरीके का पॉजिटिव काम करते हैं। लेकिन जब वाटर चेंज करना है, वो सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन, और किसी भी दिन उसका पानी चेंज नहीं होगा। ठीक है,
और रात में वो भी जितनी रात को करें उतना ज्यादा अच्छा है, बस रात में 12 बजे से पहले 10, 10:30, 11, 11:30 जितना ज्यादा लेट हो उतना ज्यादा बेटर है, उतना ज्यादा उस पानी में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगा। रखे भी मैडम- रात को ही। यस यस। मैडम वो सौंफ का क्या बोले, सौंफ क्या कटोरी में डालना है ना? नहीं, पानी में, जिनका और पानी मंगल में- 4th हाउस में। हाँ पानी में डालना, तो पानी में फिर 15 दिनों पानी में रहेगा। यस, अच्छा अच्छा। उससे मंगल पूरा कंट्रोल हो जाता है, जुपिटर उसको पूरा हाँ। कंट्रोल कर देता है मंगल को, और उसका 4th हाउस के मंगल का बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट नहीं मिलता है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। मैम ये जैसे बालकनी में पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट, तो बालकनी में भी रख सकते हैं? मैम कहीं पर भी कुछ भी पड़े, बस अगर टॉयलेट पड़ रहा है किसी के नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका टॉयलेट भी पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको थोड़ा सोच समझ के मतलब रखना होगा। फिर वो जो टॉयलेट का पार्ट से थोड़ा हटा के उसको रखना होगा। तो जिनका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा वो मुझसे बात कर ले, मैं उनका पहले देखूंगी कि वो कितना पार्ट घसका हुआ है, फिर बताऊंगी कि उसको कहाँ रखना होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब टॉयलेट के आसपास नहीं होनी चाहिए पॉजिटिव वाइब्रेशन, बट अगर पॉसिबल नहीं है, अगर किसी का टॉयलेट, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आजकल वास्तु के हिसाब से रखते नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, बट किसी के होता है तो फिर वहां पे नहीं रखा जाएगा। बाकी कुछ भी हो आपका, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हो। ठीक है। ओके सर। ठीक तो है, आज आप थैंक यू लोगों को मैम। मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी अच्छी है। बहुत अच्छी अच्छी लगी लगी। मैम, मैडम बहुत अच्छी थी। ठीक है, जय गुरुदेव। काफी और एक deep दूसरे knowledge को आपने हमेशा दिया। सपोर्ट करते रहिए। वास्तु जी। बहुत ही समुंदर की तरह एकदम वो सब्जेक्ट है, हम हमेशा ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस करते रहेंगे, और लाइफ टाइम कोशिश करेंगे कि हम सब साथ में जुड़ के एक अच्छा काम करें, एक टीम बनाए, और हम सब फेमस हो, कि हमारा हाँ एक टीम का नाम हो कि हाँ हम सब मिलके यहाँ नहीं। तक आज पहुंचे हैं। ठीक है। और बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे, अगर उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग भी हेल्प करते रहिएगा। बिल्कुल। हाँ जी मैम। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू मैम। गुड नाइट। ओके। जय Thank you, गुरुदेव ma'am. मैम, गुड जय नाइट। गुरुदेव।